दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आज के लाइक्स का टारगेट है 200 लाइक्स। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जांग ही तुरंत टियानहाई सिटी वापस आया और लू केयान को बुलाया। मैंने एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब जो कर रही हो छोड़ो और मेरी मदद करो इन मिनरल्स को प्योर एनर्जी में बदलने में। हमें मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स को लिंक को पावर देने वाले मिनरल्स से अलग करना है। लू केयान अभी भी एनर्जी प्रॉब्लम को लेकर वरीड थी और जांग यी सिर्फ एक दिन के अंदर वापस आकर कह रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ब्रदर, तुम कमाल हो, कैसे किया ये? कोल माइनिंग, जांग यी ने शॉर्ट आंसर दिया। क्योंकि मिनरल्स के डिपॉजिट्स इतने बड़े थे कि हर जगह स्टोर नहीं हो सकते थे, जांग यी ने लू केयान को सारे इक्विपमेंट और वर्कर्स को मुयान की शैडो स्पेस में काम करने के लिए लाने को कहा। अब मुयान जांग यी के साथ थी। भले ही वो अभी इप्सिलॉन लेवल तक नहीं पहुंची थी, जांग यी ने उसका अच्छे से ध्यान रखा और उसे अर्थ सेंटीपीड एसेंस खूब दिया। उसकी पावर इंडेक्स 99999 तक पहुंच चुकी थी और उसकी शैडो का एरिया कई गुना बढ़ गया था। फिर भी जांग यी द्वारा कलेक्ट किए मिनरल्स को रिफाइन करने में कई स्टेप्स लगने वाले थे और कोई ऑप्शन नहीं था। रॉ मिनरल्स में बहुत इंप्यूरिटीज थीं जिन्हें साफ करना जरूरी था। सी वाटर, रॉक्स और बाकी मटेरियल्स को क्लीन करना पड़ता। लेकिन लू केयान को पहले से इन चीजों का एक्सपीरियंस था। उसने फ्रीमन से मिले रिसोर्सेज को भी प्रोसेस किया था। तो लू केयान कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले एलियंस को लेकर शैडो डायमेंशन में चली गई। फिजिकल काम मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की जिम्मे था। शैडो डिमेंशन में जाते ही लू केयान और एलियंस स्मॉल ब्लैक माउंटेन्स को देखकर स्टन्ड रह गए। ये कितना कोल खोदा होगा इन्होंने? ये नॉर्थ वेस्ट रीजन से है। सारे रिसोर्सेज खाली कर दिए। लू केयान ने तुरंत खुद को संभाला, स्लीव्स ऊपर की और बोली, क्या देख रहे हो, काम शुरू करो। हमें इन ओरिस से एनर्जी जल्दी निकालनी है। पहले एनर्जी टैंक्स में स्टोर करो, फिर उन्हें कंप्रेस करके एनर्जी क्रिस्टल्स बनाओ। लू केयान एक छोटे कोल माउंटेन के पास गई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपने हाथ उठाए। वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन की पावर मैटर की एटॉमिक स्ट्रक्चर बदल सकती थी। इसका अल्टीमेट यूज यही था। सिर्फ मैटर को प्यूरिफाई करना और अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करना उसके लिए आसान था। उसके हाथ धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगे, प्लैटिनम गोल्ड ग्लो देने लगे। ये पावर धीरे धीरे सामने के छोटे कोल माउंटेन को घेरने लगी। बूम! माउंटेन बीच से कोलैप्स होने लगा। कोल अलग हो गया और इंप्यूरिटीज हट गईं। अब एनर्जी निकालने की बारी थी। बर्न करना आसान तरीका था, लेकिन उसमें वेस्ट होता। लू केयान के पास बेहतर तरीका था, कॉम्प्रेशन। वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन से सिंपल फॉसिल फ्यूल्स भी बिना वेस्ट के एनर्जी में बदलकर जल्दी कलेक्ट हो जाती। सैकड़ों मीटर ऊंचा कोल माउंटेन कंप्रेस होकर आर्म लेंथ के ट्रांसलूसेंट मेटल कैनिस्टर में एनर्जी के रूप में कॉन्सेंट्रेट हो गया। लेकिन काम खत्म होते ही लू केयान ने चारों ओर देखा। ऐसे माउंटेन्स पर माउंटेन्स थे, गिनती से बाहर। लू केयान ने हाथ कमर पर रखे और गहरी सांस ली। चलो शुरू करते हैं। जांग यी अब टेंशन फ्री था। उसकी वरीज कम हो गईं। वो ब्लिजर्ड सिटी छोड़कर नॉर्थ की ओर निकल पड़ा। अब सीधे शेंगजिंग चलते हैं। शेंगजिंग रीजन की आर्म्ड फोर्सेस सबसे स्ट्रांग थीं। उनका सपोर्ट जांग यी के लिए जरूरी था। हंटिंग किंगडम के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ टॉप टियर कॉम्बैट पावर काफी नहीं थी। जांग यी अकेले लोहे के आदमी की तरह कितने नेल्स ठोक सकता था। भले ही लिंग गेट कीपर्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड को रोक दे या हरा दे, वुलुआन एम्पायर के पास अभी भी बहुत बड़ी आर्मी और पावरफुल एलियंस थे जिनका सामना करना जरूरी था। उसके अपने फोर्सेस काफी नहीं थे और ह्यूमन वेव टैक्टिक्स से दब सकते थे। जब तक लू केयान अपनी मैकेनिकल आर्मी बना रही थी, जांग यी को अलग अलग रीजन्स से ट्रूप्स बोरो करने थे। टारगेट था ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ जीतना, ताकि अपने लोगों में कोई कैजुअल्टी ना हो। रवाना होने से पहले जांग यी ने मंग युआनजुन, होटू और शंग डाओवेन से कहा, मैं शेंगजिंग जा रहा हूं, बहुत समय हो गया, मिलते हैं और बात करते हैं। तीनों ने मना नहीं किया। उन्हें भी लगा कि जांग यी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। चुपचाप सफर करना उसका स्टाइल नहीं था। तो तीनों इकट्ठे हुए जांग यी का इंतजार करने लगे। जांग यी बहुत जल्दी पहुंचा। कम्युनिकेशन खत्म होने के कुछ ही देर बाद मिंग इंपीरियल सिटी के गेट पर आ गया। जांग यी हमेशा की तरह डिसिप्लिन्ड,
सिटी वॉल पर चढ़ा और सोल्जर से कहा, उन्हें बताओ कि मैं हुंदुन आ चुका हूं। तुम्हारे लीडर्स को यह पता है। एक जनरल वॉल पर आया और सल्यूट किया। मिंग मार्शल के ऑर्डर्स हैं, कृपया टोंगसिन हॉल चलें। जंग यी ने एबिलिटीज इस्तेमाल नहीं की। आखिर ये किसी और का टेरिटरी था, रिस्पेक्ट देना जरूरी था। वो अपनी स्पेशल कार में बैठा और टोंगसिन हॉल की ओर चला। मिंग इंपीरियल सिटी अब पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। आसमान पर एक ह्यूज ट्रांसपेरेंट डोम था, जो सिंपल ग्लास नहीं था, ये मल्टी लेयर्ड क्राफ्ट था। अंदर लाइट भरपूर थी, लैंप्स से और बढ़ाई गई थी। टेम्परेचर परफेक्ट था। ग्राउंड पर गिरी बर्फ गायब थी। बस कुछ जगहों पर विंटर एटमॉस्फेयर के लिए थोड़ी बर्फ छोड़ी गई थी। कार टोंगसिन हॉल पहुंची, जहां ड्रैगन क्राइंग गार्ड के मेंबर्स इंतजार कर रहे थे। 36 सेलेस्टियल बींग्स गेट के बाहर थे। जांग यी को देखते ही उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी और एडमिरेशन चमक उठी। क्या ये वही लेजेंडरी हंदुन है? इतना यंग और हैंडसम, फिर भी सिर्फ 3 साल में वर्ल्ड फेम पा लिया। कहते हैं ये आज दुनिया के सबसे पावरफुल इनह्यूमंस में से है। ये सच में मेरा आइडल है। सोचा भी नहीं था फिर से देख पाऊंगा। मेरी लाइफ का बिगेस्ट ड्रीम है इसके अचीवमेंट्स का आधा नहीं, 1/10वां पाना। जांग यी को देखते ही ये स्ट्रांग और ट्रेन्ड ड्रैगन क्राइंग गार्ड्स भी अपनी यूजुअल रिजर्व छोड़कर एक्साइटेड हो गए। लॉर्ड केओस! हेलो लॉर्ड केओस! ग्रीटिंग्स लॉर्ड केओस! सब जांग यी को उम्मीद से देख रहे थे कि वो एक पल के लिए उन पर ध्यान दे। 3 साल पहले टियानहाई सिटी का एक वेयर हाउस मैनेजर, जो एक साधारण फैमिली में पैदा हुआ था, का शुरुआती पॉइंट यहां मौजूद किसी से भी मेल नहीं खाता था। फिर भी अब वो पूरे हुआक्सू नेशन का सबसे प्रतिष्ठित और शायद सबसे पावरफुल इंसान बन गया था। कौन उसकी तारीफ नहीं करता? कौन उसे रोल मॉडल नहीं मानता? जांग यी कार से उतरा और आगे बढ़ा। ड्रैगन मिंग गार्ड्स की तरफ से मिले गर्मजोशी भरे रिस्पॉन्स को देखकर उसने हल्की मुस्कान दी, सिर हिलाया और हाथ हिलाया। आह! भीड़ चिल्ला उठी और कुछ महिला टीम मेंबर्स बंदरों जैसे लाल होकर लगभग बेहोश हो गईं। ये किसी सुपरस्टार से मिलने जैसा था। लेकिन अब जांग यी की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि पूरे हुआक्सू नेशन में ऐसा रिस्पॉन्स कोई बड़ी बात नहीं थी। क़यामत के बाद लोग अब सिर्फ गाने नाचने वाले नौजवानों को नहीं, बल्कि पावरफुल और असाधारण लोगों को एडमायर करते थे। प्रशंसा भरी नजरों के बीच जांग यी टोंगसिन हॉल की तरफ चला। जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचा, उसने सफेद ड्रैगन रोअर गार्ड यूनिफॉर्म पहने 2 अनजान लोगों को दोनों तरफ खड़े देखा। उनकी यूनिफॉर्म का डिजाइन ड्रैगन रोअर गार्ड जैसा था, लेकिन जांग यी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। दोनों जवान थे, 20 के दशक में दिख रहे थे। एक लंबा और पतला था, लंबी बाजुओं वाला। दूसरा बिखरे काले बालों में कुछ लाल लकीरों वाला था। जैसे ही उन्होंने जांग यी को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं और उनमें हल्की सी चुनौती भी झलक रही थी, जो छुपाई हुई थी। क्या आप लॉर्ड हुंदुन हैं? लंबे वाले ने उत्साह से पूछा। जांग यी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम कौन हो? लंबे वाले ने अंगूठा उठाकर खुद की तरफ इशारा किया। मैं वो हूं जो भविष्य में आपको पार करेगा। कृपया मेरा नाम याद रखें सर। मैं हूं मंकी, द ग्रेट सेज इक्वलिंग हेवन, सन वुकोंग, शेंगजिंग जोडियाक से। द 12 जोडियाक, सन वुकोंग। जांग यी ने भौं उठाई। लगता था शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट फिर से नए रिक्रूट्स ट्रेन कर रहा था। शायद ये दोनों इप्सिलॉन लेवल की सुपर पावर तक पहुंच चुके थे। हाँ, अच्छा है, इसी तरह मेहनत करते रहो, जांग यी ने शांति से कहा। लाल बालों वाला जवान मुस्कुराया और दरवाजा खोला। ये बस इसकी आदत है, बुरा मत मानना। वैसे मैं हूं नेजा, द ग्रेट गॉड ऑफ द 3 ऑल्टर्स एंड सी असेंबली, चाइनीज जोडियाक से। अगर आप मेरा नाम याद रखेंगे तो मुझे गर्व होगा। जांग यी मुस्कुराते हुए अंदर चला गया और नेजा ने आराम से दरवाजा बंद कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन बोले नहीं, बस अपने स्मार्ट डिवाइस पर मैसेज किया। नेजा, जैसा सोचा था, हुंडुन, उसकी आभा मुझे सुन्न कर देती है। पता नहीं हम कब उस लेवल तक पहुंचेंगे। सन वुकोंग ने मैसेज किया। मैंने भी देखा, लेकिन मुझे वो हमारे ड्रैगन रोरिंग गार्ड के जनरल शांग दाओवेन जितना डरावना नहीं लगा। वो तो बस एक आम इंसान जैसा दिखता है। उसने हाथ सिर के पीछे रखे और सफेद दांत दिखाए। एक दिन वो मेरी जगह लेगा। नेजा ने आह भरी। तुम्हें क्या पता, जितने साधारण लीडर दिखते हैं
उतने ही डरावने होते हैं, क्योंकि इतने पावरफुल लोग जो अपनी ताकत छुपाकर साधारण दिखते हैं, उनका माइंडसेट और सब्र कुछ और ही होता है। हमें ये सीखना चाहिए। जांग यी टोंगसिन हॉल में दाखिल हुआ। हुटू, शांग दाओवेन और मेंग युआनजुन पहले से इंतजार कर रहे थे। टोंगसिन हॉल का डेकोर पुराना और नया मिला जुला था। पुराना महोगनी फर्नीचर और दीवारों पर पिछले सदी जैसे स्लोगन, लेकिन कोनों में कुछ मॉडर्न टच भी छुपे थे। जैसे महोगनी सोफा देखने में पुराना था, लेकिन उसमें हाई-टेक चीजें लगी हुई थीं। जांग यी को देखते ही तीनों ने उसका स्वागत किया। मेंग युआनजुन खड़े होकर हाथ मिलाने आए। हुंडुन, बहुत दिन बाद मिले, तुमने हाल में कमाल कर दिया। शांग दाओवेन ने भी हाथ मिलाया। हमें तियानहाई सिटी की हालत पता है, उम्मीद है तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। हुटू सोफे पर आराम से बैठी थी। उसे बातें करना पसंद नहीं था। उसने बस पूछा, क्या यांग शिनशिन तुम्हारे साथ आई है? जांग यी ने नाक छूकर मुस्कुराया। हां, वो भी है। आखिर वो मेरी एडवाइजर है। हुटू ने सीधे कहा, तो उसे बुलाओ, छुपाने की जरूरत नहीं। जांग यी ने बिना झिझक यांग शिनशिन को बुलाया। वो जांग यी के पास आकर खड़ी हो गई। गोद में हुआ थी। काले कपड़ों में वो किसी ब्लैक स्नो वाइट जैसी लग रही थी। जांग यी और यांग शिनशिन साइड में बैठ गए। मेंग युआनजुन ने तियानहाई सिटी और दोंगहाई सिटी की स्थिति पूछी। असल में उन्हें पहले से सच पता था। जांग यी ने सच बताया। तियानहाई सिटी में 5,000 से ज्यादा लोग गायब हैं, नुकसान भारी है। दोंगहाई सिटी की हालत हमसे भी बदतर है, ज्यादा लोग, ज्यादा मौतें। मेंग युआनजुन ने सिगरेट जलाई, कश लिया और पूछा, तो तुम्हारा प्लान क्या है? बदला लोगे? जांग यी ने होंठ मोड़े। बिल्कुल, हम पहले से दुश्मन हैं। अगर हमने पहले कदम नहीं उठाया तो वो उठाएंगे। बेहतर है पहले वार करें। किसी को हैरानी नहीं हुई, लेकिन शक बाकी था। शांग दाओवेन ने कहा, लेकिन हमें वुलुआन एम्पायर की असली ताकत नहीं पता। अंडरग्राउंड वर्ल्ड में उनके पिछले शो ऑफ से लगता है उनकी कुल ताकत ह्वाक्सू नेशन से ज्यादा है। अगर बदला लेंगे तो बस कुछ लोगों या इलाकों पर प्रतीकात्मक वॉर कर सकते हैं, लेकिन उनकी आदत के हिसाब से वो पागलपन भरा बदला लेंगे। क्या ये सब सोचा है? जांग यी ने कहा। चिंता मत करो, मैंने उनकी ताकत पूरी तरह जांच ली है। उनकी आबादी, शहर, टेक्नोलॉजी और एलियन की संख्या सब पता है। ये सुनकर मेंग युआनजुन और शांग दाओवेन खुश हो गए। हुटू भी हैरान हुई। फिर यांग शिनशिन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुमने वुलुआन एम्पायर से जुड़ा कुछ किया? क्या इसी वजह से वो इतना बौखला गए हैं? क्योंकि इतनी गोपनीय जानकारी पाने के लिए उनके टॉप ऑफिशियल्स से सीधा संपर्क करना पड़ता। हाय हुटू, जिसे याद आई मेमोरी, तुरंत ये समझ गई। उसकी आंखों में डार्क लाइट चमकी, दिमाग तेजी से चला और वो चुप हो गई। मेंग युआनजुन और शांग दाओवेन ने एक दूसरे को देखा, फिर जांग यी और बाकी की तरफ देखा। क्या ये सच है, तुम दोनों? अगर ऐसा था तो उन्हें जांग यी से उसके इंटेंशंस के बारे में पूछना पड़ता, और पूरे साउथ ईस्टर्न कोस्ट के फ्लड होने की जिम्मेदारी भी जांग यी पर थी। ऑफ कोर्स नॉट, जांग यी ने तुरंत डिनाई किया। तियानहाई सिटी से दूर हमारे समय में हमने एक क्रूशल टास्क किया, ड्रूक जायंट गॉड मैमन को सील करना। जांग यी ने सीधे कहा, जानते हुए कि यह जल्दी ही बड़ी ताकतों में फैल जाएगा। वुलुआन एम्पायर के लोगों को किसी तरह खबर मिल गई और उन्होंने रास्ते में एम्बुश करने की कोशिश की। मैंने सबको मार दिया। इसीलिए उन्होंने हमारे खिलाफ रिटेलिएशन की। मेंग युआनजुन और शांग दाओवेन के एक्सप्रेशंस बदल गए। ड्रूक जायंट गॉड ममन को सील करना, उन्हें थोड़ी नाराजगी हुई। जांग यी ने इतना इंपॉर्टेंट काम बताते तक नहीं। वे भूल गए कि जांग यी का तियानहाई सिटी ग्रुप इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। आखिर जांग यी अब इतना पावरफुल था कि वे नेचुरली मानते थे कि नेशन के टॉप टियर एक्सपर्ट के रूप में उसे रीजनल लीडर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था। कम से कम शिंगजिंग रीजन के ह्वाक्सू किंगडम के हेड को बताना चाहिए था। हुटू की आंखों में स्ट्रेंज लाइट आई। उसे अचानक समझ आया कि ब्लैक ड्रैगन ने उसे उस दिन चिनलिंग माउंटेन्स के नीचे ड्रैगन रीजन में क्यों ले गया। जांग यी ने तीनों से कहा, मेरे पास वुलुआन एम्पायर की स्थिति पर पूरा कंट्रोल है। अगर हमें पलटवार करना है तो यही परफेक्ट समय है, क्योंकि उनकी नजरों में हम अब भी एक वीक नेशन है जो उनसे डरकर रेजिस्ट नहीं करता। तो सब लोग मुझे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज दो ताकि मैं वुलुआन एम्पायर के खिलाफ रिवेंज वॉर शुरू कर सकूं।
क्या मानते हो? कोई नहीं बोला। शांग डाओविन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने चेहरा जोर से रगड़ा, दिमाग साफ करने और स्थिति समझने के लिए। मेंग युआनजून ने सिगरेट का गहरा कश लिया। यह मामला बहुत इंपॉर्टेंट था और जंग यी को तुरंत जवाब देना पॉसिबल नहीं था। तभी यंग शिनशिन ने कहा, हुआक्शू किंगडम और वुलवन एम्पायर अब स्वॉर्न एनिमीज हैं। अगर हम ये मौका नहीं लेते तो देर सबेर वे हम पर अटैक करेंगे। क्या सच में उम्मीद करते हो कि ड्रैगन क्लैन हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा? वो अचानक हंसी और हल्के से बोली, भले ही वॉर हो जाए, हम यहां से निकलकर सेफ एरिया ढूंढ सकते हैं। तुम्हें लगता है कि हमें साउथ ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर को फॉरेन एनिमीज से बचाना है, जबकि तुम यहां सब एंजॉय करो बिना कुछ दिए। इस पर मेंग युआनजून और शांग डाओविन की भौहें और सिकुड़ गईं। तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, हमें तुम्हारी पावर की नहीं। तो अच्छा होगा कि सोचो असली फायदा किसको है। ये मत सोचो कि हम यहां तुम्हारी मदद मांगने आए हैं। यंग शिनशिन ने तीनों की तरफ देखा। हम यहां तुम्हारी मदद करने आए हैं। मेंग युआनजून और शांग डाओविन एक पल को चुप हो गए। यंग शिनशिन ने सही बात कह दी थी। दुनिया की टॉप स्पेशल एबिलिटी यूजर जंग यी अपने टियानहाई फोर्ट्रेस और ज्यादातर सबॉर्डिनेट्स के साथ जा सकता था, और जंग यी की स्ट्रेंथ और इलीट टीम के साथ दुनिया में कई लोग उनका स्वागत करते। अगर उन्हें होमलैंड से स्ट्रांग अटैचमेंट न होती तो वो पावरफुल वुलवन एम्पायर के दुश्मन क्यों बनते? शांग डाओविन ने कहा, हम सपोर्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। बस ये मामला बहुत रिस्की है। तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है? कहीं ये गलत ना हो जाए और पूरे हुआक्सू नेशन को बर्बाद कर दे। यंग शिनशिन हंसी और कॉन्फिडेंटली बोली, अगर तुम पूरा साथ दोगे तो हम ये बैटल जरूर जीतेंगे। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? मेंग युआनजून एक पल को कंफ्यूज्ड हुआ। क्योंकि मेरा भाई केओस है। ये दो वर्ड्स काफी हैं। यंग शिनशिन ने जंग यी की प्रोफाइल को जेंटल स्माइल के साथ देखा। आंखों में अनमैच्ड एडमिरेशन थी। मेंग युआनजून और बाकी को याद आया कि इस आदमी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसका स्टेडी अप्रोच था। ये आदमी जो सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता था, बिना कॉन्फिडेंस के कभी कुछ नहीं करता। सुइसाइड तो बिल्कुल नहीं। केओस, तुम और भी रहस्यमय हो गए हो जिसे हम समझ नहीं सकते, शांग डाओविन ने भावुक होकर कहा। जंग यी ने हाथ रगड़े और मुस्कुराया। बस बताओ, सपोर्ट करोगे इस बैटल में या नहीं? शांग डाओविन और मेंग युआनजून ने फिर नजरें मिलाईं। मेंग युआनजून ने जंग यी से कहा, हमें इस पर फिर से सोचना होगा और तुम्हें जवाब देना होगा। जंग यी ने सिर हिलाया, लेकिन अच्छा होगा जल्दी जवाब दो। आखिर अगर मैं रिसोर्सेज सिक्योर नहीं कर पाया तो वुलवान एम्पायर से अकेले नहीं लड़ूंगा। इसके बजाय मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्थ वेस्ट ले जाने पर सोचूंगा, ताकि अगर वुलवान एम्पायर ने अटैक किया तो मुझे फ्रंट लाइंस में खड़े होकर तुम्हारी रक्षा न करनी पड़े। जंग यी के शब्द काफी ब्लंट थे। अगर देने का मन नहीं है तो परेशानी आने पर मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। सोच लो किसको किसकी जरूरत है। शांग डाओविन ने निगलते हुए कहा, चिंता मत करो, हम जल्दी जवाब देंगे। जंग यी ने सिर हिलाया। ठीक है, 3 दिन। मुझे 3 दिन में जवाब चाहिए। वो खड़ा हुआ, यांग शिनशिन और हुआहुआ को लेकर दूसरे रीजन जाने का सोचते हुए। वो सावधान आदमी था। लड़ाई करने से पहले उसे इंश्योरेंस पूरी करनी थी। रुको, हुटू, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली। जंग यी ने हुआक्शू किंगडम के वंस स्ट्रांगेस्ट आदमी की तरफ देखा। हुटू ने जंग यी के पार देखते हुए यांग शिनशिन से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है? जंग यी ने भौं उठाई, फिर यांग शिनशिन की तरफ देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? यांग शिनशिन और ग्वान लोंगयुए ने नजरें मिलाईं, फिर हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है। जंग यी ने जल्दी जाने की नहीं सोची। ग्वान लोंगयुए यांग शिनशिन को अर्थ गॉड टेम्पल ले गई, जबकि जंग यी बाहर शांग डाओविन और मेंग युआनजून के साथ चाय पी रहा था। जहां तक सन वुकोंग और नेजा का सवाल था, वे साइड पर सिक्योरिटी का काम कर रहे थे। एक कस्टम्स अधिकारी जिसके पास पहले की यादें थीं, यांग शिनशिन को अर्थ टेम्पल लेकर गया। उसने मुड़कर उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा लुक आया। तुम अब पहले जैसी नहीं लग रही हो। यांग शिनशिन ने सिर टेढ़ा किया। ओह, क्या बदल गया? ऐसा लगता है जैसे तुम पूरी तरह बदल गई हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और यांग शिनशिन के गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ आधा ही उठा था कि यांग शिनशिन ने पकड़ लिया। बस बात करो, फोर्स मत करो,
ये बैड मैनर्स है? ग्वान लोंगयुए हंसी और हाथ पीछे खींच लिया। मुझे पता था तुम बस जंग यी के साथ एक साधारण एडवाइजर बनकर नहीं चलोगी। तुम्हारी प्रतिभा बहुत बड़ी है और जल्दी ही सामने आ जाएगी। यंग शिनशिन ने कामली कहा, बात घुमाओ मत, साफ साफ कहो तुम मुझसे क्या चाहती हो। ग्वान लोंगयुए की मुस्कान गायब हो गई और उसने गंभीरता से कहा, मुझे एक मदद चाहिए। ओह! यंग शिनशिन ने आईब्राउ उठाया। ग्वान लोंगयुए बोली, मुझे एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम मिली है और चाहे जितना कोशिश करूं हल नहीं कर पा रही हूं। तुम सबसे स्मार्ट इंसान हो जिसे मैं जानती हूं, इसलिए चाहती हूं कि तुम हेल्प करो। यांग शिनशिन चुप रही, बस उसे देखती रही, इंतजार करती रही कि वह अपना प्रॉब्लम बताए। ग्वान लोंगयुए मुड़ी और कुछ कदम आगे बढ़ी। अर्थ टेम्पल के बीच में पहुंच गई। बड़ा हॉल, नीला फर्श, जैसे साफ पानी, मन को ठंडक देने वाला। शिनशिन, ध्यान से देखो, यही है मेरी प्रॉब्लम। इतना कहकर उसने दोनों हाथ उठाए और उसकी स्लीव से सफेद जेड के धागे निकलने लगे, घने और फैलते हुए, जैसे कोई आसमान से फूल बरसा रहा हो। सिर के ऊपर से फैलते हुए चारों ओर, फिर एक कॉम्प्लेक्स और रिदमिक पैटर्न में बदल गए। एक बड़ा, लगातार बदलता हुआ एंशंट पैटर्न। यंग शिनशिन ने देखते ही आंखों में सरप्राइज की चमक दिखाई, क्योंकि उसने ये पैटर्न पहले देखा था। डीमंस आई के नीचे वाले सील्ड एरिया में उसने चंग लुआन को इसी तरह के जेड पीसेस से एक बड़ा सीलिंग फॉर्मेशन बनाते हुए देखा था, जिसने ममन के शरीर को कैद कर रखा था। क्या यह ड्रैगन क्लैन से मिला सीलिंग फॉर्मेशन है? शेंगजिंग रीजन और ड्रैगन क्लैन का कनेक्शन मेरी सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, यंग शिनशिन ने मन में सोचा। ग्वान लोंगयुए ने कहा, यह एक एंशंट फॉर्मेशन है जो मुझे मिला है। अगर मेटाफिजिक्स नहीं जानते तो शायद तुम नहीं समझोगी। आसान भाषा में ये जेड पीसेस ऐसे हैं जैसे सर्किट बोर्ड के इलेक्ट्रोड्स, और पूरा फॉर्मेशन एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड। इनमें सुपरनैचुरल एनर्जी डालकर और फिक्स्ड पैटर्न में चलाकर एक स्पेशल सीलिंग इफेक्ट बनता है। लेकिन यह फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुझे कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अब तक इसे पूरी तरह नहीं समझ पाई। यंग शिनशिन ने अपने सरप्राइज को छुपा लिया, मन ही मन हंसी। वह पहली बार देखने पर ही इस फॉर्मेशन से जेलस हो गई थी। यह फॉर्मेशन एंशंट बागुआ से निकला है, हालांकि बात का बागुआ अधूरा है। अब स्पिरिचुअल एनर्जी के असर से यंग शिनशिन की पहले से ही अद्भुत प्रतिभा और बढ़ गई है। वह अब मटेरियल वर्ल्ड की समझ को बदलने में सक्षम है, इसलिए वह फॉर्मेशन की असली नेचर को साफ समझ सकती थी। यह फॉर्मेशन बगुआ जैसा है ना? यंग शिनशिन ने पूछा। चाइना की सबसे पुरानी किताब जो बागुआ को समझाती है वो है जोई, जिसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिक्स कहते हैं। हजारों सालों से लोग इसे बस फॉर्चून टेलिंग की किताब समझते रहे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें पूरे यूनिवर्स के चलने के नियम हैं। ग्वान लोंगयुए ध्यान से सुन रही थी। यंग शिनशिन ने आगे कहा, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, इसलिए बाइनरी से अच्छी तरह परिचित हूं। सिर्फ 0 और 1 से पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जोई हमें यूनिवर्स यानी मटेरियल वर्ल्ड को समझना सिखाती है, इसके बेसिक कोड को समझकर। उसने अपने दिमाग की तरफ इशारा किया। मानव की सोच दुनिया बदल सकती है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस खोल पाते हैं और अपने विचारों को ईथर से कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए ये मीडियम मटेरियल बनाया गया। ये फॉर्मेशन फिजिक्स का इस्तेमाल करके एक फ्रेमवर्क बनाता है जो मटेरियल वर्ल्ड के लॉजिक से जुड़कर दुनिया के रूल्स बदल सकता है। ग्वान लोंगयुए ने पूछा, तो अगर ये दुनिया क्रिएटर का प्रोग्राम है, तो मेरा तरीका ऐसे है जैसे एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड से नया कोड डालना। लगभग वही मतलब है, यंग शिनशिन ने कामली कहा। यह मुश्किल नहीं है। उसने इंट्रिकेट फॉर्मेशन को देखा। कई जेड एलिमेंट्स बाहर से रैंडम लग रहे थे, लेकिन असल में एक स्ट्रिक्ट लॉ का पालन कर रहे थे। यांग शिनशिन ने आगे बढ़कर एक उंगली से ग्वान लोंगयुए के लिए लूप होल खोज लिया। तुम सच में रुकी इंजीनियर हो। तुम्हारे कोड में बहुत बग्स हैं, इसलिए तुम्हारा प्रोग्राम कभी चलता नहीं। ग्वान लोंगयुए नाराज नहीं हुई, बल्कि समझने लगी। अगर मैं कोड सीखूं तो मदद मिलेगी। मैथ्स पढ़ना सबसे अच्छा है, खासकर एडवांस्ड मैथ्स, यंग शिनशिन ने कहा। यंग शिनशिन ने उसकी प्रॉब्लम खोज दी, लेकिन उसे फॉर्मेशन सीखने को नहीं कहा। उसे पता था ग्वान लोंगयुए खुद इसे मास्टर नहीं कर पाएगी, इसलिए ग्वान लोंगयुए को उसकी जरूरत थी। यांग शिनशिन के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, और अगर वह उसे गाइड करती रही
तो वह जल्दी ही इस स्किल को मास्टर कर लेगी, शायद ग्वान लोंगयुए से भी तेज। जंग यी बाहर मेंग युआनजुन और शंग डाओविन के साथ चाय पी रहा था, कैजुअली बातें कर रहा था। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के पास हुआक्शू किंगडम की सबसे कॉन्फिडेंशियल जानकारी थी, इसलिए जंग यी ने उनसे जुनजेंग चर्च और तोंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा। दोनों की आंखें तुरंत सीरियस हो गईं। मुझे पता था वो तुमसे कांटेक्ट करेंगे। हुंडुन, तुम्हें समझना चाहिए कि रिलीजन्स अपने विचार फैलाने के लिए कुछ भी करते हैं। हम सभी एथियस्ट हैं और उन अजीब सुपरनैचुरल चीजों पर विश्वास नहीं करते। उम्मीद है तुम उनके चक्कर में नहीं पड़ोगे। जांग यी ने सिर हिलाया। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ इंटरनेशनल ट्रबल्स में उनसे डील करना पड़ ही सकता है। शंग डाओविन ने कहा, वो आसान नहीं है। बेहतर होगा कि सावधान रहो, किसी साइड मत लो, न्यूट्रल रहो और दोनों के बीच में रहो। इसी में सबसे बड़ा फायदा है। वे जांग यी के एक्शंस को लेकर बहुत चिंतित थे। आखिर जांग यी अब हुआक्शू नेशन का टॉप फाइटर था और उसके कदम की डायरेक्शन पूरे नेशन पर बड़ा असर डाल सकती थी। जांग यी को इंटरेस्ट नहीं था। जब उसने दूसरे सवाल पूछे तो मेंग युआनजुन और शंग डाओविन हमेशा सेंसिटिव पॉइंट्स को अवॉइड कर गए। जांग यी को धीरे धीरे बोरियत महसूस होने लगी। इस समय भी वे अब भी कुछ छिपा रहे थे, लेकिन मेंग युआनजुन और शंग डाओविन के नजरिए से यह समझ में आता था। जांग यी के लिए जिन लोगों की कोई वैल्यू नहीं, वे डिनर के दौरान टेबल के नीचे गिरा टोफू के टुकड़े जैसे थे। न तो उनका ध्यान खींचते थे, बल्कि परेशानी बन जाते थे। जब यंग शिनशिन अर्थ गॉड टेम्पल से बाहर आई, जांग यी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। जांग यी ने और कोई सवाल नहीं किया, बस यंग शिनशिन को साथ लिया और दूसरों से अलविदा कहा। शिनशिन, कांटेक्ट में रहना, ग्वान लोंगयुए ने कहा। हां, यंग शिनशिन ने बस सिर हिलाया। जब दोनों शेंगजिंग सिटी से बाहर निकले, जांग यी ने यंग शिनशिन से पूछा, तुम 2 घंटे से कमरे में थी, क्या कर रही थी? उसने यंग शिनशिन की तरफ जिज्ञासा से देखा, फिर सावधानी से पूछा, क्या बताना फ्री है? अगर नहीं तो भूल जाओ। यंग शिनशिन ने ऊपर देखा और जांग यी की आंखों में देखा। भाई, तुम्हारा बोलने का तरीका अजीब है। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। जांग यी ने सिर खुजाया और हंसा। यंग शिनशिन ने जांग यी से कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ बता दिया। जांग यी ने तुरंत कहा, मुझे पता था कि शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट का छिनलिंग ड्रैगन क्लैन से कई सालों से नजदीकी रिश्ता है। हम भी उनसे काफी फायदा ले चुके हैं। उसे उनके सीक्रेट्स की परवाह नहीं थी, लेकिन अगर शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट ने युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया तो जांग यी उन्हें और ज्यादा सोल्जर्स और वेपन्स देने के लिए मजबूर करता। अब हम कहां जाएंगे? यंग शिनशिन ने पूछा। चलो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट चलते हैं, जांग यी ने कहा। उसे पूरा भरोसा था कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मदद करेंगे। साउथ वेस्ट रीजन में दोनों जंगजू ब्रदर्स ने जांग यी से फेवर्स पाए थे और पूरा रीजन उसका आरण्य था। बस उनसे ट्रूप्स मांगना, उनका जवाब हां ही होगा। नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें तो श्याओली ने अभी अभी पावर संभाली थी और उसकी पोजीशन स्थिर नहीं थी। उसे अर्जेंटली बाकी रीजन्स की अप्रूवल चाहिए थी, खासकर जांग यी की। ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में सिर्फ कुछ ट्रूप्स और गॉड ऑफ लव की कुर्बानी लगेगी। बाकी रीजन्स की सहमति से श्याओली भी मान जाएगा। ईस्ट चाइना सी रीजन तो वुलुआन एम्पायर के लिए रिजेंटमेंट से उबल रहा था, तो अब सब नॉर्थ ईस्ट रीजन और नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी की राय पर निर्भर था। जांग यी ने अपना कम्युनिकेशन डिवाइस एक्टिवेट किया और पहले हान शंजुओ लू या से कांटेक्ट किया। पुराने नॉर्थ ईस्ट कमांडर जी चंगहाई बूढ़े हो चुके थे और पिछली लड़ाई में सर्दी लग गई थी। उन्होंने अपना ज्यादातर अधिकार हान शंजुओ को सौंप दिया था। हान शंजुओ की हां से ही मामला तय हो सकता था। लेदर जैकेट और क्रू कट वाले फेमिलियर मोटे फिगर ने स्क्रीन पर एंट्री की। अरे, ये तो ब्रदर केओस नहीं? कितने समय हो गया, तुमने बताया भी नहीं कि पीने आ रहे हो। जांग यी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस तुम्हें देखने ही आने वाला था। यह सुनकर हान शंजुओ का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। वो बढ़िया, कब आ रहे हो? अभी, एकदम तुरंत पहुंचूंगा। हान शंजुओ का दबा हुआ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन उभरने ही वाला था। इतनी जल्दी? क्या बात है, क्यों परेशान हो? बस कॉल कर दो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। जांग यी की टोन चमकी। वाह, ये तो बढ़िया है। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए थी, और जो तुमने कहा उससे तो चिंता ही नहीं रही। हा हा हा, बस इंतजार करो, अभी पहुंचता हूं। जांग यी ने कॉल तुरंत खत्म कर दी।
इस बीच नॉर्थ ईस्ट रीजन में बैठे हान शंजुओ उलझन में थे। नहीं, मैं तो बस औपचारिकता कर रहा था। ये इतना बदतमीज क्यों हो रहा है? हान शंजुओ अब सिरदर्द महसूस कर रहे थे। उन्हें साफ पता था कि जांग यी क्यों मिलना चाहता है। जरूर वुलुआन एम्पायर के कोस्ट पर हमले की वजह से, या तो सप्लाईज मांगने या सोल्जर्स के लिए। लेकिन हान शंजुओ को लगा कि यह मामला ज्यादा उपयोगी नहीं और चीजें देने का मतलब बर्बादी होगा। पर कोई चारा नहीं था। जांग यी अब बहुत ताकतवर था और उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर हान शंजुओ सोफा पर बैठे आह भरते रहे। इस समय वे नॉर्थ ईस्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड पर नए एलियंस को ट्रेन करवा रहे थे। हान शंजुओ को देख नॉर्थ ईस्ट के 5 इमॉर्टल्स के लीडर फॉक्स इमॉर्टल हु मेंगफांग ने कुछ आदेश दिए। नए लोगों को खुद प्रैक्टिस करने दिया और फिर चलकर आए। ब्रदर शान, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? घर पर भाभी को कुछ हुआ क्या? हान शंजुओ ने सिर उठाकर उसे घूरा। क्या बकवास कर रहे हो? हट जाओ। हु मेंगफांग हंस पड़ा और गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि हान शंजुओ के पास बैठ गया। बताओ क्या हुआ है, शायद मैं कोई सलाह दे सकूं। हान शंजुओ ने फिर जांग यी के आने की बात बताई। हु मेंगफांग की आंखों में चालाकी चमकी। वो हान शंजुओ का छोटा भाई था, लेकिन उससे ज्यादा चालाक था, वरना वो इतने समय तक उसका टॉप जनरल नहीं रह पाता। हुंदुन आ रहा है। अब वो पूरी दुनिया में मशहूर है और सब लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं। हमें उसे नाराज नहीं करना चाहिए। क्या पता कल हमें मुसीबत में उसी से मदद मांगनी पड़े। हान शंजुओ ने घूर कर भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बकवास, मैं समझता नहीं हूं क्या? लेकिन दिक्कत यह है कि उसका मामला गंभीर है और मेरी सीमित ट्रूप्स मदद नहीं कर पाएंगे। डर है कि बर्बाद हो जाएंगे। हु मेंगफांग हंसा और आत्मविश्वास से बोला, बॉस, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें नुकसान होगा। हूं? हान शंजुओ ने उसे देखा। क्या मतलब? हु मेंगफांग बोला, सोचो, हुंदुन कैसा आदमी है। वो चालाक है, उसके पास लोटस पॉड से ज्यादा ट्रिक्स हैं। उसने कब घाटा उठाया है या बिना सोचे कुछ किया है। अगर उसे सच में गुस्सा होता और लड़ाई करनी होती तो वो कब का हमला कर चुका होता। तिन्हाई सिटी के उन लोगों की ताकत के साथ क्या उन्हें हमसे ट्रूप्स उधार लेने की जरूरत है? हान शंजुओ ने सुना और गहराई से सोचा। अरे, ये तो सच में सही लग रहा है। वाक्शु कंट्री में रिसोर्सेज सीमित हैं और हर रीजन की मिलिट्री ट्रेनिंग के बावजूद इप्सिलॉन लेवल एलियंस बहुत कम है। और जांग यी, उसके पास इतने एलीट सोल्जर्स और जनरल्स इसलिए हैं क्योंकि वो सालों से साउथ और नॉर्थ में लड़ रहा है, ओवरसीज मिशंस कर रहा है और रिसोर्सेज जुटा रहा है। अब तक नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिर्फ 2 इप्सिलॉन एलियंस हैं, एक वो खुद और दूसरा नया ट्रेंड हु मेंगफांग, जो अभी उसके सामने खड़ा है। हु मेंगफांग ने कहा, तो मुझे लगता है वो शायद वेपन्स और रिसोर्सेज के पीछे हैं, और चूंकि वो साउथ से आ रहे हैं, उन्हें पहले शेंगजिंग जैसे बड़े रीजन से गुजरना पड़ेगा। तो इस मैटर में जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हम देख सकते हैं कि बाकी रीजन्स क्या कहते हैं। और मेरे पास एक और आइडिया है। हान शंजुओ मुड़े। बोलो। हु मेंगफांग हंसे। मत भूलो, हमारे टाइगर आर्मी के अलावा नॉर्थ ईस्ट में एक और फोर्स है। हान शंजुओ की आंखों में अजीब सी चमक आई। क्या तुम नॉर्थ ईस्ट नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी की बात कर रहे हो? ताकत के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी टाइगर आर्मी से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। टाइगर आर्मी मुख्य रूप से अंदरूनी इलाकों की रक्षा करती थी, जबकि नॉर्थ ईस्ट नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर की सुरक्षा करती थी। ब्लैक एम्परर ज्वानशू चेन शुआनबा भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। उन्हें नॉर्दर्न बॉर्डर गार्ड करनी है और बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखना। क्या वो आ सकते हैं? क्यों नहीं? हु मेंगफांग ने होंठ मोड़े और जांघ पर हाथ मारा। क्या भूल गए? पिछली बार तियानहाई सिटी ने वुलुआन एम्पायर के इन्वेजन को रोका था, तब नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी ने भी हिस्सा लिया था। और फ्रीमंस ने अभी एक बड़ा वॉर झेला है। अब आराम का समय है। वो हमारी बॉर्डर को खतरा नहीं दे सकते। उल्टा साउथ ईस्ट कोस्ट का वॉर अर्जेंट है। नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी पूरे हुआक्सू किंगडम की रक्षा करती है, सिर्फ नॉर्दर्न बॉर्डर की नहीं। पहले चेन शुआनबा को बुलाते हैं। पहला, उनके पास बहुत लोग हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। दूसरा, अगर हमें सच में ट्रूप्स भेजने पड़े तो उनके होने से दबाव बढ़ जाएगा। हान शंजुओ को ये बात और तर्कसंगत लगी। वो मुस्कुराए और हु मेंगफांग की तरफ इशारा किया। तुम वाकई लोमड़ी हो, दिमाग तेज है। मैं तुरंत चेन शुआनबा को कांटेक्ट करता हूं और कहता हूं कि वो आ जाए।
नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी का नॉर्थ ईस्टर्न कैंप फेंगटियन सिटी से दूर नहीं था, तो चेन शुआनबा को बुलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हान शंजुओ ने तुरंत चेन शुआनबा को कांटेक्ट किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद चेन शुआनबा ने अपनी गहरी ठंडी आवाज में कहा, हेलो लुया, क्या हुआ? अरे ओल्ड चेन, काफी टाइम हो गया, याद किया मुझे? मिलिट्री में कोड नेम्स इस्तेमाल करो, चेन शुआनबा ने ठंडे स्वर में कहा। नेम्स टाबू थे, सिर्फ करीबी दोस्तों के लिए। पब्लिक में नाम लेना बदतमीजी माना जाता था। कारण था इंफॉर्मेशन लीक होने और कॉजल पावर्स वाले लोगों तक पहुंचने से रोकना। ठीक है ज़ुआनशू, आज फ्री हो? फेंगटियन आओ। क्या बात है? चेन शुआनबा ने ठंडे स्वर में पूछा। हालांकि दोनों आर्मीज पास थीं, पर वो मिलिट्री ड्यूटी के कारण खुद फेंगटियन नहीं आते थे। हुंदुन आ रहा है, वो हमसे इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करना चाहता है। हान शंजुओ का स्वर गंभीर हो गया। हुंदुन का नाम सुनते ही पूरे ह्वाक्सू किंगडम में कुछ लोग ही रिलैक्स्ड रह पाते थे। चेन शुआनबा की ठंडी आंखों में चमक आई। केओस। क्या ये वुलुआन एम्पायर के साउथ ईस्ट कोस्ट पर हमले के कारण था? एक सोल्जर होने के नाते चेन शुआनबा ये खबर सुनकर गुस्से में थे, पर वो नॉर्दर्न बॉर्डर छोड़ते नहीं जब तक आदेश न मिले। हालांकि ह्वाक्सू किंगडम के 6 रीजन्स अब अलग अलग गवर्न होते थे, फिर भी कलेक्टिव डिसीजन पर वो चलते थे। समझ गया, मैं अभी आता हूं। चेन शुआनबा ने कॉल खत्म किया, मिलिट्री कोट पहना और ऑफिस से निकल गए। उन्होंने कम्युनिकेशन डिवाइस में गहरी आवाज में कहा, शौहाओ, यहां आओ। कुछ देर बाद सफेद यूनिफॉर्म पहने एक लंबे सोल्जर जो भाले की तरह सीधा खड़ा था चेन शुआनबा के पास आया। जनरल, आपने बुलाया? मेरे साथ फेंगटियन चलो, चेन शुआनबा ने कहा और मिलिट्री व्हीकल में बैठ गए। शाओहाओ तुरंत पैसेंजर सीट पर बैठ गए। हान शंजुओ की बातों में बहुत लूप होल्स थे और चेन शुआनबा शायद उनके इरादे जानते थे। आखिर अगर जंग यी सच में उन्हें बुलाना चाहते तो वो सीधे चेन शुआनबा को संदेश भेजते, न कि हान शंजुओ से कहलवाते। पर चेन शुआनबा को परवाह नहीं थी। वो जानना चाहते थे कि जांग यी का प्लान क्या है। क्या वो वुलुआन एम्पायर के हमले का काउंटर अटैक करने वाले थे? कुछ देर बाद जांग यी फेंगटियन सिटी पहुंचे। फेंगटियन सिटी का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था और अब वो दूर से चांदी सी चमक रहा था। पास जाने पर एक विशाल आइस कासिल दिखा। नॉर्थ ईस्ट की एक्सट्रीम कोल्ड में यहाँ की आइस सोने लोहे जैसी मजबूत थी, जिससे ये सिटी डिफेंस के लिए परफेक्ट थी। सबसे बड़ी बात, ये इनएग्जॉस्टिबल थी। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पर मोटी आइस की लेयर चढ़ाना आसान, सुविधाजनक और बेहद प्रैक्टिकल था। जांग यी के आने पर हान शंजुओ और हु मिंगफंग ने उनका स्वागत किया। अरे ब्रदर हुंदुन, तुम आ गए, वेलकम। कितने दिन बाद मिले हो, याद किया था। क्यों नहीं कहते कि अक्सर आ जाओ? हान शंजुओ ने गर्मजोशी से कहा। थोड़ा बिजी था, पर याद रहा और आ गया, जांग यी ने मुस्कुराकर कहा। अरे अंदर चलकर बात करते हैं। कोइंसिडेंस देखो, जैसे ही सुना तुम आ रहे हो, नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी के ज़ुआनशू यहां थे। उन्होंने कहा तुमसे मिलना है तो मैंने बुला लिया। बुरा तो नहीं मानोगे? जांग यी ने भौं उठाई। वो सोच ही रहे थे कि नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी के पास जाएं या नहीं। आखिर वो नॉर्दर्न डिफेंस के जिम्मेदार थे और उनका मिशन महत्वपूर्ण था। पर अब जब वो खुद यहां हैं तो मिलना अच्छा रहेगा। आखिर ज्यादा मदद बेहतर है। जितने ज्यादा ट्रूप्स, जीत की संभावना उतनी ज्यादा और कैजुअल्टीज कम। बिल्कुल मिलना चाहिए, रास्ता दिखाओ। सब लोग खुशी से रिसेप्शन एरिया में गए। अंदर पहुंचे तो चेन शुआनबा और सफेद मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक आदमी पहले से बैठे थे। साथ में वेटरन नॉर्थ ईस्टर्न कमांडर जी चंघाई भी थे, मोटे कपड़ों में, जैसे किसी कुर्सी में अटके हों। दोनों नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी के सोल्जर बैठे थे, चेन शुआनबा ऊपर और दूसरा नीचे। जांग यी ने सफेद कपड़े वाले सोल्जर को गौर से देखा। ये जरूर खास व्यक्ति होगा। अगर गार्ड होता तो पास खड़ा होता, बैठा नहीं। और चेन शुआनबा ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर में किसी को लाते हैं तो वो ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। शायद नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी के नए एलीट में से एक। जांग यी के आने पर चेन शुआनबा और शाओहाओ ने भी उनकी तरफ देखा। चेन शुआनबा की नजर अब भी जंगली बाज जैसी तेज थी, मानो आंखें चाकू की तरह चुभ सकती हों। शाओहाओ की नजर जांग यी पर थी, थोड़ी एक्साइटेड और क्यूरियस, पर उन्होंने छिपा लिया। ज़ुआनशू, कितने दिन बाद मिले? जांग यी मुस्कुराए। हाँ, काफी दिन हो गए। चेन शुआनबा ने धीरे से सिर हिलाया। जांग यी और बाकी लोग कमरे में दाखिल हुए।
और चिन श्वानबार ने पास खड़े सफेद कपड़ों वाले सैनिक का परिचय कराया। मिलवाता हूं आपको, उन्होंने कहा। ये मेरी सेना का सबसे शानदार सैनिक है। इनका नाम है व्हाइट एम्परर शाओहाओ, जो एक मेजर जनरल हैं। व्हाइट एम्परर शाओहाओ का असली नाम जन ग्वांगहान था। उन्होंने कई सालों तक चिनवानबा के साथ लड़ाई लड़ी थी और अब वो उनकी यूनिट के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके थे। चिनवानबा उन्हें यहां एक खास मकसद से लाए थे, ताकि अगर लड़ाई हो तो जन ग्वांगहान को अनुभव और सैन्य सम्मान मिल सके। जांग यी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और शाओहाओ ने भी जांग यी और यांग शिनशिंग को शिष्टता से नमस्कार किया। आप कैओस हैं और आप जरूर वो क्वीन, मदर ऑफ द वेस्ट होंगी, उन्होंने कहा। यांग शिनशिन ने सिर हिलाया। सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। जांग यी ने जी चोंग हाय का अभिवादन किया, जिन्होंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। चिनवानबा और जान ग्वांगहान कुछ नहीं बोले, इसलिए हान शाना को बातचीत शुरू करनी पड़ी। भाई केओस, सब ठीक है तियानहाई सिटी में? सुना है आप लोग ब्लिजर्ड सिटी चले गए। जिंग यी ने शांत स्वर में कहा। पूरा साउथ ईस्ट कोस्ट तबाह हो चुका है। सुनामी ने सब बहा दिया और कब अगला हमला होगा कोई नहीं जानता, इसलिए हमें लोगों को लेकर ब्लिजर्ड सिटी जाना पड़ा। चिनवानबा का चेहरा गंभीर हो गया। वो सोचने लगे, जांग यी कितने ताकतवर हैं। हालांकि वो उन्हें लंबे समय से नहीं मिले थे, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से सुने थे। फीमन्स में कई दुश्मनों को हराया था और एक बार तो किंग आर्थर को भी हरा दिया था। अगर जांग यी खुद डर रहे हैं तो हालात वाकई खराब हैं। आप यहां क्या करने आए हैं? सेना उधार लेने या मदद के लिए संसाधन मांगने? चिनवानबा ने सीधे पूछा। जांग यी मुस्कुराए। अगर मैं कहूं कि दोनों चाहिए, आदमी भी और संसाधन भी? इतना कहते ही चिनवानबा की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गए जांग यी कुछ बड़ा करने वाले हैं। उनके पास पहले ही चिनलिंग माउंटेन्स की यूएन स्टोन खदान का 70% हिस्सा था और अब वो मदद मांग रहे थे। इसका मतलब था बड़ी लड़ाई आने वाली है। हनशाना सोच में डूब गए। जांग यी बोले, मैं शिंगजिंग रीजन से भी इसी मकसद से आया हूं। वुलुआन एम्पायर और हाशु किंगडम की पुरानी दुश्मनी है, पर इस दुनिया के नियमों के कारण वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकते फिलहाल, लेकिन वो जल्दी ही फिर से हमला करने की तैयारी में है। फिर उन्होंने हान शाना से पूछा, भगवान बताइए, अगर एक और भयानक युद्ध हुआ तो क्या आप नॉर्थ ईस्ट रीजन की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? हान शाना का चेहरा उतर गया। उन्हें पिछली लड़ाई याद आ गई। अगर नेशनल प्रोटेक्टोरेट आर्मी समय पर न आती तो उनकी मौत तय थी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता भाई, लेकिन आप आखिर करना क्या चाहते हैं? जांग यी ने चाय का घूंट लिया और बोले, मैं सीधा कहता हूं, एक जबरदस्त जवाबी हमला करना चाहता हूं। ऐसा हमला जो दुश्मन को हमेशा के लिए खामोश कर दे। चिनवानबा बोले, पर वो जमीन के नीचे हैं और हम ऊपर। उनकी तकनीक हमसे बेहतर है। हमें तो जमीन के नीचे लड़ना भी नहीं आता। जांग यी ने वही दोहराया जो वो शिंगजिंग के अफसरों से कह चुके थे। लड़ना है तो बेझिझक लड़ो। आप साथ दो या नहीं, मैं और मेरी जनता लड़ेंगे। अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम अपना रास्ता अलग कर लेंगे। मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। जांग यी का लहजा बहुत शांत था, न घमंड था न विनती। अगर ये योजना सफल होती है तो हुआशु किंगडम के लिए बहुत फायदे की बात होगी। हम एक प्राचीन साम्राज्य को हराएंगे और बाकी दुश्मनों को चेतावनी भी मिल जाएगी। वो चुप हो गए। हनशाना सोच में पड़ गए। उनके माथे पर पसीना था और बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन नेशनल प्रोटेक्टोरेट आर्मी तैयार थी। चिनवानबा बोले, अगर ये हुआशु किंगडम की इच्छा है तो हम जरूर साथ देंगे। ये हमारा फर्ज है। उन्हें भी लंबे समय से लड़ाई की कमी खल रही थी। जांग यी खुश हो गए। नेशनल प्रोटेक्टोरेट आर्मी बहुत काम आएगी। फिर जीचान हाय बोले, कैओस जी, हम समझते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। हम कभी कायर नहीं रहे। अगर हमें दबाया जाएगा तो हम पलटकर जवाब देंगे, लेकिन मामला गंभीर है। हमें आपस में सलाह करनी होगी। हम आपको जवाब देंगे 3 दिन में। जांग यी ने सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक है। मैंने शिंगजिंग रीजन को भी 3 दिन का समय दिया है। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, बस इतना चाहता हूं कि हमारी हुआशु किंगडम कभी वुलुआन एम्पायर के लिजर्ड पीपल के कब्जे में ना आए, वरना हम सब गद्दार कहलाएंगे, अपनी धरती और अपने लोगों के। ये कहते ही जांग यी और यांग शिनशिन उठ खड़े हुए। बस अब हमें चलना होगा।
हमें और भी बड़े इलाकों में जाना है। हान शान ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्यों? एक खाना तो खा लो। मैं अपनी भाभी से कहता हूं कि तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बनाए। जांग यी हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, अगली बार जरूर आऊंगा, अभी जल्दी है। अपनी भाभी से कहना डम्पलिंग्स फ्रीज कर दे हमारे लिए। फिर जांग यी और यांग शिनशिन ने नॉर्थ ईस्ट रीजन छोड़ दिया। उनके जाने के बाद चिनवानबा भी जंग ग्वांगहान के साथ रवाना हो गए। हन शान और जी चोंगहाई ने उन्हें विदा किया और फिर वापस लौटे। हन शान अपने सिर को जोर से खुजलाते हुए बोले, हमें अब तय करना होगा, इस लड़ाई में शामिल हों या नहीं। जी चोंगहाई मुस्कुराए और बोले, अरे लिटिल माउंटेन, क्या सोच रहे हो? क्या हमारे पास कोई विकल्प है? कमांडर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हन शान ने पूछा। जी चोंगहाई गंभीर हो गए और बोले, देखो, जांग यी पहले ही साफ साफ कह चुके हैं, ताकत और म्यूटेंट्स के मामले में नॉर्थ ईस्ट रीजन अब शिंगजिंग और जंगनान से बहुत पीछे है। फिलहाल हमारे इलाके पर कोई सीधा खतरा नहीं है क्योंकि दुश्मन समुद्र के उस पार है। लेकिन अगर हम अभी उन्हें नजरअंदाज कर देंगे तो क्या वे भविष्य में हमारी मदद करेंगे? डाउटफुल। हम सब एक ही शरीर की तरह हैं, होंठ और दांत। अगर होंठ कटे तो दांत भी तो ठंडे पड़ जाएंगे। अगर अब हम उनका साथ नहीं देंगे तो जब हमारी बारी आएगी वो भी मुंह मोड़ लेंगे। जी चोंगहाई ने बहुत साफ तौर पर सब कुछ समझा दिया। केओस के कहने का मतलब ये भी था, अगर कोई इस बार साथ नहीं देगा तो भविष्य में उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, और जब जीत के इनाम बंटेंगे तब वो बस दूर से लार टपकाते रह जाएंगे। हनशन ने दांत भींचकर कहा, ठीक है, अगर शिंगजिंग रीजन को कोई आपत्ति नहीं है तो हम भी साथ देंगे। असल में जंग यी का मकसद सिर्फ यही था, उनसे औपचारिक सहमति लेना। नॉर्थ ईस्ट रीजन को मना करने का हक नहीं था। इसके बाद जांग यी सिंबॉलिकली नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट रीजन्स भी गए। जैसा उन्हें उम्मीद थी, शाओलियू एक तेज दिमाग वाला इंसान था। उसने तुरंत हामी भर दी। शाओलियू ने हंसते हुए कहा, अगर युद्ध हुआ तो मुझे हथियार संभालने देना। जितने ज्यादा हथियार होंगे उतना ज्यादा मैं अपनी ताकत दिखा पाऊंगा। जांग यी ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, और वो रीपर ऑफ लव? क्या तुम उसे और ज्यादा ताकतवर बना सकते हो? शाओलियू मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। मेरे हाथों से गुजरने के बाद कोई भी हथियार 120% ज्यादा जानलेवा बन जाता है, रीपर ऑफ लव भी। जांग यी बहुत खुश हुए और उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मेरी टीम के साथ रहना होगा। फिर थोड़ा हंसते हुए जांग यी ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, भाई, एक बात पूछनी है। जब तुमने अपनी बॉडी को मजबूत किया था, क्या तुम किसी भी चीज को ताकत दे सकते हो? शाओलियू समझ गया कि जांग यी का मतलब क्या है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक बार के लिए ही होगा, और अगर उस इलाके में समस्या है तो दवा ले लो। जांग यी गुस्से में बोले, बकवास मत करो, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, ये झूठी बातें मत फैलाओ। लेकिन उन्हें भी अफसोस हुआ कि वो ताकत बस एक बार के लिए मिलती है। हर बार शाओलियू को साथ ले जाना मुमकिन नहीं। बाद में साउथ वेस्ट रीजन में अंडरटेकर ब्रदर्स ने जांग यी को मदद देने का वादा किया। लोसा ने कहा, हमारी ताकत बर्फीले पहाड़ से बाहर आते ही कम हो जाती है, ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। जांग यी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, सिर्फ अपने लोग भेज दो। दूसरी तरफ जो लोग हमें देख रहे हैं वो अभी भी खामोश नहीं हैं। ब्रह्मा की नजर हमेशा स्नोई प्लेटो पर थी। जांग यी ने पहले भी वहां हमला करके उन्हें सबक सिखाया था, इसलिए वो बदले की ताक में है। लेकिन अंडरटेकर ब्रदर्स पहाड़ की सीमा पर रहेंगे, ये सोचकर जांग यी थोड़ा निश्चिंत हो गया। चाहों बड़े रीजन का दौरा करने के बाद जांग यी ब्लिजर्ड सिटी लौट आए। उन्हें शिंगजिंग रीजन के जवाब का इंतजार था। उन्होंने उन्हें 3 दिन का समय दिया था। इस बीच उन्होंने लू कैरन और बाकी साथियों को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी खनिजों से एनर्जी निकाली जाए। जांग यी ने यांग शिनशिन से कहा, कोई तरीका सोचो जिससे हम जीतने के चांस और बढ़ा सकें। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पूरे देश की ताकत मिल जाए तो जीत संभव है। फिर भी जांग यी बहुत सतर्क थे। वोल्वान एम्पायर की 99% जानकारी उनके पास थी, सिल्वर आर्मर जनरल्स के पास, लेकिन हो सकता है कुछ गुप्त बातें अब भी उनसे छुपी हों। यांग शिनशिन ने कहा, जो भी देश के अंदर मोबिलाइज किया जा सकता था वो कर दिया गया है। कोलंबिया से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वे बस एक संगठन के सदस्य बनकर काम कर रहे हैं, देश के ऑफिशियल प्रतिनिधि बनकर नहीं। जांग यी ने कहा, दूसरे देशों को मत बताओ, कहीं खबर लीक ना हो जाए।
अगर बाकी देशों को ये पता चल जाए कि जांग यी पूरे वुलवान एम्पायर को खत्म करने की योजना बना रहे हैं तो वो उन्हें पागल समझेंगे। यंग शिनशिन ने सुझाव दिया, क्या हम ड्रैगन क्लैन से मदद मांग सकते हैं? जांग यी ने भौहें चढ़ाईं। मुश्किल है, उस व्हाइट ड्रैगन का चेहरा अब भी आंखों के सामने घूमता है। जब उसने मदद की भी थी तब भी ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती कर रहा हो। यांग शिनशिन ने कहा, शिंगजिंग रीजन उनसे बात करेगा। अगर वो ह्यूमनॉइड स्पाइडर्स भेज दें तो बहुत मदद होगी। वो मकड़ी जैसे ह्यूमनॉइड सोल्जर्स बहुत ताकतवर थे। डेल्टा लेवल की कॉम्बैट शक्ति थी उनकी। अगर उनमें से कोई एक ब्लैक बिशप लेवल चोलोन भी साथ हो तो बात ही अलग है। ये सुनकर जेंग यी का दिल खुश हो गया, लेकिन उन्होंने कहा, हमें उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, ये बस बैकअप प्लान है। फिर उन्होंने कहा, पर एक और जगह है, क्या तुम भूल गए भाई? यंग शिनशिन ने जांग यी की तरफ देखा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। एक जगह और है। जांग यी ने अपनी ठोड़ी खुजाई। कहां की बात कर रही हो? ब्रिटानिया। किंग आर्थर की टीम भी इलीट सोल्जर्स की थी और वह प्यूपिल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, इसलिए उनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन जब वे पिछली बार अलग हुए, किंग आर्थर और बाकी अटलांटिस की सीक्रेट जगह में गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वे समुद्र की गहराई में एटलांटन्स से मिलेंगे या नहीं। अब तो कोई तरीका नहीं था कि वे वापस आएं और मदद करें। भाई, वो सन युएन ट्राइब अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यांग शिनशिन ने गहरी नजरों से कहा। जांग यी ने अचानक सिर उठाया। तुम लॉरी की बात कर रही हो? डीमन गॉड गलाइड टांग युएन ट्राइब का आखिरी जिंदा वॉरियर था। उसके अलावा सारे डीमन गॉड्स मारे जा चुके थे, उनके राजा समेत। दुर्भाग्य से बहुत कम लोग जानते थे कि इचिगार्ड मर चुका है। लॉरी डीसी अभी भी मानता था कि इचिगार्ड तानू पैलेस में है और उसने खुद को चर्नोबिल वेस्टलैंड में अड्डा लिया था। लॉर्डेक्स की आर्मर इचिगार्ड के बाद दूसरी सबसे ताकतवर मानी जाती थी। पिछली लड़ाई के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ लगभग 40,000 पॉइंट्स की थी। मेरी करंट ताकत और तुम्हारी मदद से उसे हराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ऐसा करना वुलवान एम्पायर पर अटैक करने में कितना काम आएगा? अभी लॉरी डेक एक न्यूट्रल क्रीचर की तरह था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने वाला भी नहीं था। जांग यी को उसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? यांग शिनशिन मुस्कुराई और बोली, क्या तुम भूल गए कि लिंग ने तुमसे क्या कहा था? जांग यी ने माथा सिकोड़ते हुए सोचा और जल्दी ही लिंग की बात याद आ गई। यह ग्रह 4.6 बिलियन साल से है और इसमें 6 इंटेलिजेंट स्पीसीज रही हैं, जिन्होंने इसकी रिसोर्सेज खोद खोद कर निकाल ली हैं। अब बचे हुए एनर्जी डिपॉजिट्स किसके पास हैं? ये जानना है तो एंशिएंट लोग पूछो। जांग यी को बात समझ में आ गई। तुम कह रही हो कि सनेरा सिविलाइजेशन के पास अभी भी बहुत सारी रिसोर्सेज होनी चाहिए। यांग शिनशिन ने अपनी कॉफी उठाई, जिसमें एक्स्ट्रा शुगर क्यूब्स डाले थे। वह जानती थी कि ज्यादा सोचने वालों को शुगर की जरूरत होती है। जो मैकेनिकल लीजन हमने देखा, उसे चलाने में बहुत एनर्जी लगती है। वाशु किंगडम की सारी एनर्जी भी उसमें कम पड़ जाएगी। मेरा मानना है कि जो राजा अपना किंगडम फिर से बनाना चाहता है, वह सारी रिसोर्सेज एक साथ खर्च नहीं करेगा। इसलिए सनेरा का हेडक्वार्टर अब भी कहीं होगा। वही हमारी मंजिल है। जांग यी ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो सनेरा की सारी चीजें हासिल करें। जांग यी तुरंत तैयार हो गया। लॉरी डेक अकेला था, लेकिन उसने जल्दी नहीं की। हमेशा की तरह उसने पहले अपने सारे वेपन्स और इक्विपमेंट चेक किए ताकि पूरी ताकत से लड़ सके। फिर जांग यी ने टास्क बांटना शुरू किया। फ्लावर शिंग शिन, टीचर लींग और फैटी सू मेरे साथ चलो। अंकल यू, तुम बाकी लोगों के साथ यहां रहो और इस जगह को प्रोटेक्ट करो। कुछ भी हो, डांग शिनटोंग से कांटेक्ट करना, कैरन को डिस्टर्ब मत करना, उसे काम करने दो। जांग यी अपने 4 जनरल्स को साथ लेकर चला। हमें जल्दी और डिसाइसिवली लड़ना होगा, वरना ज्यादा शोर हुआ तो फीमन्स का ध्यान खिंच जाएगा। मैं उन बूढ़ों से फिर नहीं निपटना चाहता। जांग यी का इशारा प्राडा और उसके साथियों की ओर था। अगर उन्हें पता चल गया कि हम चेर्नोबिल में हैं, तो वे भी हिस्सा लेने आ जाएंगे। यांग शिनशिन ने कहा, हम इतने लोग हैं तो लड़ाई जल्दी खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। असल में जांग यी अकेले ही लॉरी डेक को हरा सकता था, लेकिन वह हमेशा ऐसे ही काम करता था।
जंग यी सबको लेकर फ्रोमन स्पेस की ओर बढ़ा। चेर्नोबिल फिर से फीमन्स की टेरिटरी में एक सुनसान जगह बन चुका था। लोरीडेक की मौजूदगी के कारण फीमन्स के लीडर्स किसी को वहां भेजने की हिम्मत नहीं करते थे। कम से कम अब तक फीमन्स की सबसे ताकतवर फाइटर विंटर गॉडेस मोराना भी इस समस्या को हल नहीं कर पाई थी। चलो इसे एक अच्छा काम समझकर करते हैं, जंग यी ने मजाक में सोचा। जब वह चेर्नोबिल पहुंचा, पूरा बैटलफील्ड एक काले वेस्टलैंड में बदल चुका था। लड़ाई में जमीन नीचे धंस गई थी और काली मिट्टी पलट गई थी, लेकिन अब फिर से बर्फ से ढकी थी। जमीन पर कई टूटे हुए मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पड़े थे। इस जगह के किनारे खड़े होकर जंग यी ने दूरी मापी। यह जगह तानू पैलेस की स्पेस नोड से 30 किलोमीटर दूर थी। अब लड़ाई की प्लानिंग करते हैं। हमें लॉरी को हराना है और जल्दी करना है बिना नुकसान के। उसने यांग शिनशिन की ओर देखा। शिनशिन, तुम्हारे एरोज सबसे अहम हैं। इचिगार्ड मर चुका है। हमें लॉरी से इंफॉर्मेशन लेनी होगी ताकि त्सांग इरा की लेगेसी का पता चल सके। यांग शिनशिन ने सिर हिलाया और सबने आगे बढ़ना शुरू किया। चेर्नोबिल के बंजर मैदान को 1 महीना ही हुआ था, लेकिन अब फिर से बर्फ में ढक गया था। हर तरफ सफेदी थी, इंसानी हड्डियां और मैकेनिकल टुकड़े फैले थे। एबिस के पास 2 बड़ी तलवारें जमीन में गड़ी थीं। उनके पीछे एक पत्थर की बड़ी सी मॉन्यूमेंट खड़ी थी जिस पर बर्फ जमी थी। लोरीडेक वहां लंबे समय से तैयार खड़ा था। उसका मैकेनिकल बॉडी ठंड से डरता नहीं था, लेकिन उसका दिल गर्म था। वह पूरी तरह मानता था कि उसका राजा इचिगार्ड ई हेन ट्राइब का खजाना लेकर लौटेगा। मेरे राजा, आपने वो अद्भुत ट्रेजर जरूर पा लिया होगा, लेकिन आप कब लौटेंगे? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। लोरीडेक ने मन ही मन प्रार्थना की, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। दूर से एक काला फिगर हवा और बर्फ में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका आर्मर पिच ब्लैक था और उसके 6 लाल पंख जैसे आसमान चीरने को तैयार थे। राजा, आप लौट आए। चैप्टर 2 बीइंग सो डन। मैं सन युएन ट्राइब की हर चीज ले लूंगा। सन युएन ट्राइब का राजा इचिगार्ड वापस आ गया था। वह लोरीडेक के सामने खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। लोरीडेक को अचानक कुछ गलत लगने लगा। भले ही सामने वाला इंसान उसके राजा जैसा ही दिखता था, यहां तक कि उसकी आर्मर भी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन कुछ अलग था। किसी का चेहरा बदला जा सकता है, लेकिन उसका टेम्परामेंट और वॉक नहीं बदले जा सकते। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी। माफ करना लॉरी, तुम्हें इंतजार कराना पड़ा। इचिगार्ड की आवाज सुनते ही लॉरी की ठंडी आंखों में हल्का मिस्ट छा गया। क्या लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला था? जो थोड़ी बेचैनी उसने पहले महसूस की थी, वह एक्साइटमेंट में बह गई। लेकिन सामने वाला इंसान इचिगार्ड नहीं हो सकता था। असल में वह जांगी था, जिसने इचिगार्ड का रूप धारण किया था। डीमन गॉड आर्मर खुद इचिगार्ड की रॉयल आर्मर पर आधारित थी, इसलिए उसकी नकल करना आसान था, और आवाज थोड़ी हाईटेक से वह भी संभाल ली गई थी। वह काफी था लॉरी जैसे इंसान को भ्रमित करने के लिए, जो सालों तक इंतजार करता रहा और आखिरकार होप देखकर गार्ड छोड़ बैठा। जांग यी लोरीडेक के सामने पहुंच गया। अब वह अपनी परफेक्ट अटैक रेंज में था। अगले ही पल टाइम और स्पेस फ्रीज हो गए। ब्लिंक इन द स्काई नाम की स्किल एक्टिवेट हो गई। जैसे ही सब कुछ रुका, जांग यी लोरीडेक के सामने प्रकट हुआ और अपनी डीमन सोर्ड से हमला कर दिया। राजा के हथियार के सामने उसकी स्ट्रॉन्ग आर्मर भी कमजोर पड़ गई। उसके हाथ पैर एक ही वार में कट गए। कुछ पल बाद लोरी, जो सन युएन ट्राइब के फिर से उठने की खुशी में खोया था, अचानक महसूस करने लगा कि उसका शरीर बैलेंस खो रहा है। उसके आर्म्स मशीन से डिस्कनेक्टेड हो गए और उसका अपर बॉडी पीछे की तरफ गिरने लगा। क्या हो रहा है? मैं अपने हाथ पैर क्यों नहीं महसूस कर पा रहा? क्या मैं राजा को देखकर ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं? यह अचानक बदलाव लॉर्डेक्स के इंसानी दिमाग को झटका दे गया। यांग शिनशिन जंगी की शैडो से बाहर निकली। जब लोरीडेक ने उस लड़की को देखा जो काली आर्मर में थी और जिसकी आंखें काले ऑब्सिडियन जैसी थीं, तो उसे याद आ गया कि वह कौन थी। वह उन 2 आखिरी इंसानों में से एक थी जो टानू पैलेस से निकले थे। तो फिर सामने खड़ा इंसान जो इचिगार्ड की तरह दिख रहा था, वह कौन था? लोरीडेक का दिमाग बिल्कुल उलझ गया, जैसे बिजली का झटका लगा हो। शायद उसे जवाब मिल गया था, लेकिन इतने सालों से इंतजार करने के बाद जब उसका सपना सच होने वाला था,
उसी वक्त वह सपना गहरी डिस्पेयर में बदल गया। इतना बड़ा धोखा इंसानी दिमाग के लिए झेलना मुश्किल था। यांग शिनशिन की पीठ पर फॉलन एंजल पपेट जुड़ा था, जिसके हाथों में जजमेंट का बड़ा सा बाव था। एक लंबा काला एरो उस पर रखा गया। हुश! ब्लैक एरो हवा में तेजी से उड़ता हुआ लॉरी के अनबैलेंस्ड बॉडी की तरफ गया। लॉरी हैरान था, लेकिन उसके अंदर की फाइट इंस्टिंक्ट अब भी जिंदा थी। उसने अपने कटे हुए शरीर को चलाने की कोशिश की और भागने का प्रयास किया, लेकिन तभी चारों ओर से तेज आवाज आई। जंग यी की बाजुओं से बनी डिवाइन रिफाइनमेंट वाइन्स की काली जंजीरें निकलकर लॉरी डेक के शरीर में लिपट गईं। अब अकेले जांग यी की ताकत लॉरी डेक के बराबर थी। ऊपर से उसे डीमन गॉड्स की आर्मर का साथ मिला हुआ था, और लॉरी डेक कंफ्यूजन और डिस्पेयर में था, इसलिए उसे पकड़ना आसान था। यांग शिनशिन का काला तीर उसके सीने में जाकर लगा। अगले ही पल उसकी आंखों की उलझन और गहरी निराशा खत्म हो गई। ग्रीटिंग्स माय मास्टर, उसने सिर झुकाकर यांग शिनशिन से कहा। जंग यी ने लंबी सांस ली। अच्छा, सब कुछ अच्छे से खत्म हो गया। फ्लावर, लियांग यू और बाकी लोग पास खड़े थे, मदद के लिए तैयार, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं होता, और जांग यी ने सबसे बुरा हाल सोचकर तैयारी की थी। जांग यी ने लॉरी डेक के हाथ पैर उठा लिए और वापस नहीं लगाए, ताकि वह फिर से कंट्रोल न पा जाए। यांग शिनशिन ने पूछा, क्या सन युएन ट्राइब के पास अभी भी कुछ सप्लाईज बची हैं? लॉरी डेक ने सिर हिलाया। हाँ, एक बड़ी सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है और हजारों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स। बाकी रिसोर्सेज उसी एयरक्राफ्ट कैरियर में हैं, जिसका इस्तेमाल सैन युएन ट्राइब करेगा जब वे वापस लैंड पर आएंगे। यांग शिनशिन ने फिर पूछा, उसके अलावा क्या और रिसोर्सेज हैं, जैसे हाई प्योरिटी एनर्जी या वो लाल एनर्जी क्रिस्टल जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती है? लॉरी डेक ने जवाब दिया, हम 2 एनर्जी ओर के डिपॉजिट जानते हैं। रही बात रेड एनर्जी क्रिस्टल की, तो उसे हम हार्ट ऑफ पर्गेटरी कहते हैं, जो एनर्जी को साफ करके बनाया गया है। जांगी तुरंत बोल पड़ा, अब भी हमें वहां ले चलो। आज से टांग युएन ट्राइब की सारी चीजें मेरी होंगी। लोरिट ने जांगी की ओर ठंडी नजर डाली। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट चमक रही थी। यांग शिनशिन ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया था, जिससे वह सच्चे दिल से उसे अपना मालिक मानने लगा था। लेकिन इससे उसकी यादें या दूसरे लोगों के प्रति सोच नहीं बदली थी, तो वह अब भी जंग यी को मारना चाहता था। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं, इंसान? लॉरी डेक ने जंग यी से कहा। जंग यी ने अपने रैबिट डॉग हेलमेट की नाक छुई और हाथ ढीले छोड़ दिए। पूछो, हमारा राजा कैसा है? जंग यी ने यांग शिनशिन की ओर इशारा किया और कहा, अब तेरे सामने हम 2 खड़े हैं। क्या सोचता है वह कैसा है? इचिगार्ड की मौत की खबर सुनकर लॉरी की आंखों में गहरी उदासी छा गई। यह दुख सिर्फ इचिगार्ड के लिए नहीं था, बल्कि इस बात के लिए भी था कि सन युएन ट्राइब लौटने के बाद भी फिर से पहले जैसा न हो सका। इतने सालों की मेहनत और इंतजार का यही नतीजा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और काफी देर तक खोला नहीं। शायद यही हमारे सन युएन ट्राइब की किस्मत है। छठी पीढ़ी के इंसानों, तुम इतिहास के मुताबिक जन्मे हो, इसलिए यह तय था कि हम प्राचीन इंसान तुम्हारे हाथों खत्म होंगे। लॉरी डेक ने जंग यी और बाकी लोगों को सन युआन ट्राइब के बेस तक पहुंचाया। उनका बेस आर्कटिक सर्कल के पास पोलर आइस कैप के नीचे हजारों मीटर अंदर था। जंग यी और बाकी लोग एक विशाल प्राकृतिक केव में पहुंचे। यहां का आकाश चमकदार था, एक खास रोशनी वाली गैस से ढका हुआ, इसलिए रोशनी की जरूरत नहीं थी और सब कुछ दिन की तरह साफ दिख रहा था। चैप्टर 2111 सुपर वारशिप। जैसा कि उम्मीद थी, संग युएन जनजाति की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड थी। वह गुफा बहुत समय से थी और जमीन भी डिजर्ट जैसी हो गई थी, पीली रेत से ढकी हुई। गुफा के बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा गया। जांगी को लगा कि यह चीज स्पेस ट्रैवल के लिए नहीं बनी, शायद इंटेलिजेंट सिस्टम्स की ट्रांसलेशन के कारण। यह बहुत बड़ी थी। जांग यी ने जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीन्स देखी थीं, उनसे भी बड़ी। यहां तक कि एक निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसके सामने छोटा टॉय लगता। यह एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा एक बड़ी सिटी जैसा था। यह करीब 2000 एमएप्ट लंबा था, कई लेयर्स में बना, जैसे कोई बहुत बड़ा होटल, और 301 एमएच से भी ऊंचा।
इतनी बड़ी लैंड वॉरशिप शायद 100,000 से ज्यादा लोग रख सकती थी। इतनी बड़ी चीज अंडरग्राउंड कैसे चल सकती है? जब जिंगी और बाकी लोग इसे दूर से देख रहे थे तो उनकी आंखों में अनकंट्रोलेबल शॉक था। आज की ह्यूमन टेक्नोलॉजी से एक वर्ल्ड क्लास ताकत को भी अपने सारे रिसोर्सेज इसको बनाने में लगाने पड़ते। लॉरी ने कहा, यह एक क्वाड केपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे यूनिवर्स के हर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए बनाया गया था। अंडरग्राउंड ये धरती को तोड़कर चल सकता है और अगर ये मैग्मा से टकराए तब भी बिना डैमेज के ट्रैवल कर सकता है। अर्थक्वेक आने पर भी ये सेफ रहता है। अगर ये जमीन पर हो तो स्काई और सी में भी सेल कर सकता है और आउटर स्पेस तक जा सकता है। पिछले ईरा के अंत में हमने इस लेवल के 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए, पर सब समय के साथ डिस्ट्रॉय हो गए। ये सुनकर जांगी बिल्कुल चुप हो गया। वो सच में थम्स अप देना चाहता था और बोलना चाहता था, ऑसम। ये सुपर वॉरशिप थोड़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन सिर्फ लुक से इसे जज नहीं किया जा सकता। टैंग यूएन ट्राइब की टेक्नोलॉजी से ये अंदर से पूरी तरह इक्विप्ड होगी। यांग शिनशिन ने लॉरी डेक को आदेश दिया, अब जब इचिगार्ड मर गया है तो तुम यहां की सबसे बड़ी कमांडर हो। इस वॉरशिप के मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को आदेश दो कि वे हमारा विरोध न करें। यांग शिनशिन बहुत स्मार्ट थी, क्योंकि वॉरशिप अब भी मौजूद थी। इसका मतलब उसमें मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स भी होंगे जो उसे चलाते होंगे। यस, माय मास्टर। लॉरी की आंखों में डेटा की एक स्ट्रिंग चमकी और जल्द ही एक एक करके अलग अलग आकार के मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स उस बड़े वॉरशिप से बाहर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हाथी जैसे क्रीचर्स किसी चावल के डिब्बे से बाहर निकल रहे हों। ये मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स जो अचानक दिखाई दिए, उन्होंने जैंग वाई को पहले से बिल्कुल अलग फीलिंग दी। कुछ कम्बैट टाइप के अलावा बाकी सारे राउंड हेडेड क्रीचर्स थे जिनके हाथ में टूल्स थे और वो थोड़े क्यूट लग रहे थे। हमें चारों तरफ दिखाओ। जियांग यी और बाकी लोग लोरी डेक के साथ वॉरशिप के अंदर गए, जो इतनी बड़ी थी कि किसी टाउन जैसी लग रही थी और कई लेवल्स में बंटी हुई थी। लॉरी डेक ने यांग शिनशिन के आदेश को नेचुरली माना और वॉरशिप की स्ट्रक्चर और फंक्शंस समझाने लगी। ये सब लोग वॉरशिप के मेंटेनेंस वर्कर्स हैं। इनका काम वॉरशिप को ठीक रखना और रिपेयर करना है। जहां तक कॉम्बैट वाले मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की बात है, वो सब उस बड़ी लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो गए। चेर्नोबिल की बैटल ने तंगा किंगडम की किस्मत को दांव पर लगा दिया था। अगर वो जीत जाते तो इचिगार्ड भगवान बन जाता और वो अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से और भी ज्यादा पावरफुल मैकेनिकल आर्मी बना सकते थे। लेकिन आखिर में ये सब दूसरों के लिए गिफ्ट बन गया और 6th जनरेशन के ह्यूमन देशों को मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के टुकड़े मिले और उन्होंने तेजी से साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस की। जांगी डेक पर चलते हुए अंदर से बोला, अगर कैरन यहां होती तो उसे ये चीज बहुत पसंद आती। जांगी को अचानक याद आया कि वो हमेशा से एक स्पेस कैरियर बनाना चाहते थे ताकि स्पेस में कोई रिफ्यूज ढूंढ सकें, लेकिन मटेरियल्स, स्किल्ड वर्कर्स और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण ल्यू कैरन के साथ भी बहुत टाइम लगता। लेकिन अब क्या उनके पास एक रेडीमेड चीज नहीं है? जांगी बहुत खुश हुआ और लू कैरन के साथ ये खुशखबरी शेयर करने वाला था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो रुक गया। लॉरी डेक, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद तुम लोग स्पेस में क्यों नहीं जाते? क्या स्पेस अंडरग्राउंड वर्ल्ड से ज्यादा सेफ नहीं है? ये सवाल जांग यी को सबसे ज्यादा पूछना था। अगर उन्हें स्पेस में जाना है तो उन्हें आउटर स्पेस की डिफिकल्टीज और डेंजर्स पता होनी चाहिए। लॉरी डेक ने जांग यी की बात सुनकर हल्की हंसी दी। आउटर स्पेस? क्या तुम सच में सोचते हो कि आउटर स्पेस सेफ है? जांग यी ने लिंग से भी यही बात सुनी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने बस कुछ बातें की थीं और जांगी के पास डिटेल पूछने का टाइम नहीं था। उस वक्त वो ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड में इतना खोया था कि बाहर नहीं निकल पाया। इसलिए वो टानू पैलेस गया था धर्म स्नान के लिए। तुम क्या कहना चाहते हो और बताओ। लॉरी डेक ने कहा, यह प्लैनेट यूनिवर्स का सोर्स है और स्पेशल प्रोटेक्शन में है, इसलिए बहुत सालों तक इंटेलिजेंट बीइंग्स को कोई बड़ी डिजास्टर नहीं मिली। अगर कुछ हुआ तो शायद क्रिएटर की इच्छा या डकर्स का रिवाइवल था। लेकिन अगर तुम आउटर स्पेस में जाओगे तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अर्थ के सेंटर में रिसोर्सेज की कमी नहीं है और प्लैनेट के क्रस्ट की प्रोटेक्शन के साथ अगर हम ठीक से रहें, पावरफुल सिविलाइजेशंस को नाराज न करें और क्रिएटर की इच्छा के खिलाफ न जाएं, तो ज्यादा खतरा नहीं है।
यहां पर वो थोड़ा रुका और फिर बोला, और जब सेंग इरा सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी तो हमने भी स्पेस ट्रैवल की कोशिश की थी, लेकिन जो फ्लीट भेजा गया वो कभी वापस नहीं आया। शंग यी का दिल तेजी से धड़क गया। क्या क्रिएटर हमें इस प्लैनेट से बाहर नहीं जाने देना चाहता? कौन जाने। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर हम प्लैनेट की प्रोटेक्शन छोड़ दें और स्पेस में जाएं, तो एक मीटियर शावर, स्टेलर स्टॉर्म या कॉस्मिक टर्ब्यूलेंस भी हमारी पूरी फ्लीट को तबाह कर सकता है। जांगी ने गहरी सांस ली। तो तुम कहना चाहते हो कि प्लैनेट्स पर बसी सिविलाइजेशंस आउटर स्पेस में नहीं रह सकती? जैसे ही उसे थोड़ा पेसिमिस्टिक फील हुआ, लॉरी डेक ने अचानक कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ? जीन यी ने उसकी तरफ देखा। तुमने अभी कहा कि यूनिवर्स इंटेलिजेंट बीइंग्स को प्रोटेक्ट नहीं करता। लॉरी डेक बहुत देर तक सोचता रहा और फिर धीरे से बोला, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अभी तक स्ट्रांग नहीं हैं। असल में हमने कभी यह भी पाया था कि कुछ एंशिएंट और पावरफुल रेसेस स्पेस में निकल गई थीं और आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं। चैप्टर 212, क्या हम झुक जाएं? उसने सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। शायद इस समय वे ऊपर से इस प्लैनेट पर हो रही हर चीज को देख रहे हैं। जंगी ने भी सिर उठाया। ये फीलिंग कुछ जानी पहचानी थी और तुरंत जंगी की यादें डीमंस आई में बिताए समय की ओर लौट आईं। मम्मोन ने भी उसे बताया था कि असली खतरा इंसानों के लिए आसमान के ऊपर है। जिंगी कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब वह बहुत कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या पूछे। उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। अभी इन बातों का समय नहीं है। पहले सामने की प्रॉब्लम को हल करना होगा। हमें बताओ कि इस सुपर वॉरशिप को कंट्रोल कैसे करना है। फिर मुझे वो रिसोर्स पॉइंट्स बताओ जो तुम्हें पता है। लॉरी डेक ने जांगी की बात अनसुनी कर दी, लेकिन यांग शिनशिन ने आदेश दिया और वह तुरंत ओबीडियंट हो गया। सच में जनरेशन से जो सिविलाइजेशन टॉप पर पहुंची थीं, उन्होंने रिसोर्सेज निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके सिविलाइजेशन खत्म होने और अंडरग्राउंड में छिपने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी एनर्जी को अपने कंट्रोल में रखा, जिसे शायद वो कभी यूज भी न कर सकें। लॉर्ड एक्स के रास्ते पर चलते हुए जांगी को वॉरशिप में बहुत से एनर्जी मटेरियल्स मिले। ये सब क्रिस्टल स्टोन्स में रखे गए थे और जांगी को हजारों की संख्या में कीमती रेड एनर्जी क्रिस्टल्स मिले। इसके अलावा कुछ और एनर्जी क्रिस्टल्स भी थे जो एनर्जी पावर में रेड क्रिस्टल्स से कम थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। फिर जंगी ने अपना प्रोटेक्टिव गियर तैयार किया और लॉरी डेक की अगुवाई में और गहराई में गया। वहां बहुत बड़ी एनर्जी माइंस थीं। जांगी को वहां डीप डिपॉजिट्स मिले और उन क्रिस्टल से निकल रही रेडिएशन की वजह से इंटेलिजेंट सिस्टम लगातार जांग को वार्न कर रहा था। अगर उसने आर्मर के बिना इस एरिया में कदम रखा तो जांगी की करंट पावर के बावजूद वो रेडिएशन से मर सकता था, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा थी। इस बड़े वेन में खड़े होकर जंगी को लगा जैसे वो किसी विशाल ओशन में खड़ा हो। लाइट गोल्डन और जो रेडिएशन छोड़ रही थी वो एक कोरल रीफ जैसी लग रही थी, जैसे समंदर की गहराई में कांटों की झाड़ी। वो बहुत सुंदर थी, जो दिखाता है कि इंटेलिजेंट बीइंग्स हमेशा पावर की तरफ खींचते हैं। या जांगी ने आगे बढ़कर कैजुअली एक हथेली जितना बड़ा गोल्डन एनर्जी और चट्टान से तोड़ लिया। जब इंटेलिजेंस सिस्टम ने उसकी एनर्जी टेस्ट की तो पता चला कि इसकी एनर्जी पावर चेन लिंग माउंटेन्स की ड्रैगन वेन से मिले यूएन स्टोन से 600 गुना ज्यादा थी। तभी तो ड्रैगन क्लैन ने इतनी बड़ी यूएन स्टोन वेन को माइन करने की जरूरत नहीं समझी। शायद यूएन स्टोन वेन तो मेन मिनरल डिपॉजिट्स के बाद बची हुई चीज थी। जैसे आज के इंसान जंगल में लकड़ी बीनने नहीं जाते आग जलाने के लिए। ऑसम! अब मेरे पास वुवन एम्पायर को खत्म करने का और भी अच्छा मौका है। जांग यी ने इन एनर्जी स्टोन्स को मिलाकर यूएन स्टोन्स कहा, क्योंकि उनकी एनर्जी एक जैसी थी। चांजी ने क्रिस्टल को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और बहुत सेफ महसूस किया। साले वान एम्पायर, साले हेडीज गेटकीपर्स, तुम्हें लगता है कि तुम हमें दबा लोगे? रुको बस, अब बहुत जल्दी मैं तुम्हारा किंगडम इस प्लैनेट से मिटा दूंगा। शांग यी की आंखों में गुस्सा भरा था। शांग यी को इस मिशन से बहुत कुछ मिला था। उसे 2 बड़ी एनर्जी वेन्स और एक सुपर वॉरशिप मिल गया था। वो इस चीज को रखेगा और बाद में लू कैरन से इसे थोड़ा मॉडिफाई करवाएगा ताकि ये स्पेस व्हीकल बन सके। ऊपर से इस वॉरशिप में पहले से ही एक स्ट्रांग वेपन सिस्टम था और बहुत से डेवलपमेंट की जगह भी थी। ऑसम! जांगी वॉरशिप पर खड़ा हुआ। उसने अपनी बाहें फैलाईं और मन ही मन कहा कि वो फ्रामन्स की ग्रेट वॉर का सबसे बड़ा विनर है।
बाकी ह्यूमन कंट्रीज के पास वो ताकत नहीं थी कि वे उस ईरा के छोड़े गए सामान को ले जा सकें। उन्हें एड्रेस भी मिल जाए तो वहां पहुंचना मुश्किल था, लाना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी एंशंट सिविलाइजेशंस के लिए भी कोई सीक्रेट जगह ढूंढना बहुत कठिन था। आखिर में ये सब जांग यी को मिला। जांग यी ने सब कुछ डिमेंशनल स्पेस में रख लिया। लॉरी डेक के बारे में जांग यी ने उसकी ओर देखा और सोचा कि उसे मारना थोड़ा दुख की बात होगी। आखिर वो एक ऐसा साइबॉर्ग था जिसकी ताकत बिशप जितनी थी, लेकिन यांग शिनशिन की पावर अनलिमिटेड नहीं थी और कुछ ही समय बाद उसकी पावर खत्म हो जाएगी और वो जांग यी और बाकी पर हमला कर देगा। लॉरी डेक, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरे आगे झुकने को तैयार हो? जांग यी ने लॉर की आंखों में देखकर पूछा। इस वक्त लॉरी डेक किसी जंजीर में बंधे आदमी जैसा लग रहा था जो हवा में लटका हुआ था। जांग यी के सवाल पर लॉरी डेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मेरी पूरी जाति खत्म हो चुकी है और मैं अकेला जिंदा बचा हूं। मैं इस लंबे और अकेले जीवन से थक गया हूं। अचानक उसकी भौहें तन गईं और वो जांग यी की तरफ देखकर बोला, अगर मेरे जीवन में अभी कोई मकसद बचा है तो वो है तुम्हें मारना और अपने राजा का बदला लेना। जांग यी ने मन में एक लंबी सांस ली। मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये पुराने किंगडम्स के आधे मैकेनिकल बीइंग्स बहुत ज्यादा जी चुके थे और फ्यूचर की निराशा ने उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाया। सान युआन ट्राइब ईहेन ट्राइब का एक फेलियर वर्जन था। यिहान ट्राइब भी करोड़ों सालों की लोनलीनेस नहीं सह सका। ये तो उनसे भी कमजोर थे। जीवन में मकसद के बिना इंसान एक चलती लाश बन जाता है। जांग यी ने यांग शिनशिन से कहा, इससे वो सब कुछ पूछो जो ये जानता है, फिर इससे निपट लो। कॉन्गी ने इसकी ओरिजिन को एब्जॉर्ब करने का प्लान नहीं बनाया क्योंकि उसके खुद के शरीर में अभी भी बहुत ओरिजिन बचा था जिसे एब्जॉर्ब करना बाकी था। वो इसे यांग शिनशिन को छोड़ देगा ताकि उसकी ग्रोथ तेजी से हो सके। सुनवान ट्राइब की ओरिजिन बहुत प्योर थी और उनके मैकेनिकल शरीर की वजह से उनकी ओरिजिन बलिदान की तरह थी जो किसी के जीवन स्तर या स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत बढ़ा सकती थी। सियाई की ये बात सुनकर लॉर्ड सीस के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। ईथर में लौटना सबसे अच्छा अंत था, लेकिन उससे पहले यांग शिंग को सन युएन ट्राइब की सारी जानकारी उससे लेनी थी। जांग यी ने सब कुछ समेटा और चुपचाप ब्लिजर्ड सिटी लौट आया। इस वक्त उसकी डायमेंशनल स्पेस में बड़ी वॉरशिप किसी सुरक्षित जगह खड़ी थी। लौटते समय उसके चेहरे पर अनकंट्रोलेबल मुस्कान थी। इस ट्रिप से उसे बहुत कुछ मिला, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा। चाहे वो टुकड़ों में मिली हो, जैसा स्कैवेंजिंग जैसा लग रहा था, लेकिन अगर कोई सही चीजें इकट्ठी कर ले तो वो एक बड़ी जीत बन सकती हैं। चांग यी तियानहाई सिटी वापस आया। यांग शिनशिन लॉरी डेक से पूछताछ करने गई, उसका नाम लिए बिना। जांग यी ने बैली चंगचिंग को बुलाकर कहा, तुरंत इस एरिया में मेरे लिए एक फैक्ट्री बनाओ। यह 3000 मीटर लंबी, 500 मीटर ऊंची और 500 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। जल्दी बनाओ और बाहर मोटे बैफल्स लगाओ ताकि थोड़ी भी लाइट बाहर ना निकले। बैली चंगचिंग ने तुरंत जवाब दिया, यस। और कोई ऑर्डर? उसने जांग यी से और कुछ नहीं पूछा, बस ऑर्डर्स फॉलो किए। तुम मैन पावर अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मटेरियल्स चाहिए तो ब्लिजर्ड सिटी या डेंग फैमिली से ले लो। जांगनन रीजन में जांग यी असली किंग था, कोई उसका रिक्वेस्ट मना नहीं करता था। असल में लोग खुद चाहते थे कि जांग यी कुछ बोले। बैली चंगचिंग तुरंत चला गया। जांग यी के इंस्ट्रक्शंस के बाद उसने एक इलीट वर्कर्स की टीम बनाई और फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। मिड 21st सेंचुरी की प्रोडक्टिविटी में ऐसी फैक्ट्री बनाना बड़ी बात नहीं थी, और ऊपर से एलियंस वर्कर्स थे जिससे भारी सामान उठाना, मटेरियल स्मेल्टिंग, वेल्डिंग और असेंबली बहुत तेज हो गया। जांग यी अपने रूम में लौट आया और बड़े सॉफ्ट बेड पर आराम से लेट गया। अब उसे बस वेट करना था। शेंगजिंग और नॉर्थ ईस्ट रीजन से जवाब का वेट, यांग शिनशिन के बैटल प्लान का वेट और लू केरान के एनर्जी सोर्सेज रेडी करने का वेट। फिर वो चेक्स रीजन्स की फोर्सेज मिलाकर वुलुआन एम्पायर की मूवमेंट्स पर नजर रखेगा। कोई बड़ी गड़बड़ न हुई तो लड़ाई उसकी उम्मीद के मुताबिक होगी, जीत कोई सरप्राइज नहीं होगी। डिंग डोंग, डोरबेल बजी और इंटेलिजेंट सिस्टम ने जो केयर का चेहरा दिखाया। जांग यी, तुम रूम में हो? बटन दबाऊं? जांग यी ने दरवाजा खोला। अभी भी सॉफ्ट बेड पर फैला हुआ, सिर वेलवेट पिलोज में गड़ा। केयर, सही समय पर आई हो।
मैं पूरे दिन दौड़ता रहा और थोड़ा दर्द हो रहा है, एक अच्छा मसाज कर दो। जांग यी हुआक्सू कंट्री में घूम चुका था, फ्रीमन्स और अंडरवर्ल्ड भी गया था और सच में थका था। जो केयर को पता था कि वो थक गया है। 4 साल से वो दोनों साथ थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तो वो हमेशा की तरह उसके रूम में आ गई। उसने शूज उतारे, बेड पर आई और सीधे जंग यी की लोअर बैक पर बैठ गई, उसके स्टिफ शोल्डर्स पर सॉफ्ट हाथ रखे। शोल्डर्स इतने स्टिफ क्यों हैं? डॉक्टर की एबिलिटीज बेमिसाल थीं, थकान दूर करने में मददगार। उसके हाथों से हल्की व्हाइट लाइट निकल रही थी और जंग यी को राहत मिल रही थी। जोर से दबाओ। जंग यी ने आंखें बंद की, रिलैक्सेशन महसूस किया। तुम रोज खुद पर बहुत प्रेशर डालते हो, जो केयर ने धीरे से कहा, फिर थोड़ी शिकायत भरी आवाज में बोली। इतना एंग्शियस होने की जरूरत नहीं। वुलुआन एम्पायर का खतरा अभी इमीडिएट नहीं है, वो इतनी जल्दी हुआक्सू पर अटैक नहीं करेंगे। मुसीबत आई तो 6 रीजन्स मिलकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे और सुलझाएंगे। तुम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले क्यों ले रहे हो? ये तुम्हारे लिए बहुत टायरिंग है। जो केयर ने चिंता से उसके सिर की तरफ देखा, हाथों का प्रेशर बढ़ाया। उसकी मेडिकल एबिलिटी से जांग यी की मसल्स ढीली हुईं और बेचैन मूड शांत हो गया। 3 साल से उसने जांग यी को देखा था। खतरे में वो हमेशा सबको अपने पीछे रखकर खुद सामने खड़ा होता था। बातों में कोल्ड और रूथलेस लगता था, पर अपने लोगों की सबसे ज्यादा केयर करता था। कितना हिपोक्रिटिकल आदमी है, जो केयर ने मीठा सोचा। 3 साल पहले जब अपोकलिप्स आई थी, तब उसने नहीं सोचा था कि वो हमेशा इस आदमी के साथ रहेगी। जांग यी ने मसाज एंजॉय किया और कहा, जो लोग मीट खाते हैं वो पैटी होते हैं। उनकी कोई फोरसाइट नहीं, बस अपना छोटा सा एरिया बचाने में लगे रहते हैं। दुश्मन सामने ना आए तो रिस्क नहीं लेंगे। क्या मैं रिस्क टेकर हूं? नहीं, बस मुझे पता है कि टेम्पोरेरी कंफर्ट झूठा है। अगर स्ट्रांग नहीं बना तो इस कैओटिक एरा में कभी भी मारा जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जांग यी अचानक पलटा और जो केयर को बाहों में भर लिया। उसने आंखें बंद की और उसके वार्म बॉडी को पकड़कर संतोष महसूस किया। मुझे इस घर को बचाना है। जो इसे तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जो केयर ने उसके शार्प आईब्राउज पर हल्का किस किया, उसकी चिंता कम करने के लिए। सब ठीक होगा। जांग यी इतनी गहरी नींद सोया कि सपना देखा कि वो अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर पर पैर रखकर हंस रहा है। जब जागा, सुबह के 10 बज चुके थे। यंगशिया ने उसका ब्रेकफास्ट इंसुलेटेड बॉक्स में रखा था। लिविंग रूम में आने पर यंगशिया खाना लेकर आई। खाओ, कल तुम थक गए थे तो केयर ने हमें तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जगाने दिया। जांग यी ने सिर हिलाया और खाते खाते पूछा, किरण कहाँ है? किरण अभी भी बिजी है। वो और मुयन ब्रेकफास्ट के बाद काम पर चले गए। जांग यी ने पानी में उंगली डुबोकर टेबल पर 3 लिखा। 3 महीने प्लान है कि 3 महीने में सब तैयार करो, फिर वॉर शुरू होगी। वो वुलुआन एम्पायर को जल्द नष्ट करना चाहता था, पर जल्दी में नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजरस वॉर थी, गलती की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए तैयारी 100% नहीं बल्कि 200% या 300% चाहिए थी। खाते खाते जांग यी ने ईस्ट चाइना सी रीजन से कांटेक्ट किया। जैसे ही मैसेज भेजा, ली ग्वांगचियाओ ने कॉल उठा ली। गुड मॉर्निंग जनरल ली। अरे अच्छा, कैसा? अब हमारा बेस कैंप कीचड़ में बदल गया है, ठीक नहीं हो सकता। ली ग्वांगचियाओ सुबह से गुस्से में था। क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रहे। ली ग्वांगचियाओ ने जांग यी से कहा, तुम यहां से हट गए हो तो नेचुरली तुम्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है। अब साउथ ईस्ट कोस्ट पर सिर्फ हमारी डोंगहाई सिटी बची है। वुलुआन एम्पायर रोज पेट्रोल करती है और जरा भी मूवमेंट दिखा तो तुरंत अटैक कर देगी। जांग यी ने आंखें संकरी की। यह तो गुड न्यूज था। उसने पहले से यह प्लान किया था, लेकिन सामने उदास ली ग्वांगचियाओ को देखकर उसने कहा, यह बहुत ट्रबलसम प्रॉब्लम है। वुलुआन एम्पायर का साउथ ईस्ट कोस्ट पर लगातार हरासमेंट मतलब था कि वो अभी कोई बड़ा लैंडिंग ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन यह शांति किसी बड़े ऑफेंसिव का संकेत भी हो सकती थी। ड्रैगन क्लैन की डिटरेंट पावर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जांग यी इसे टाइम खरीदने के लिए यूज कर सकता था। जांग यी, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने कहा था उन्हें सबक सिखाओगे और अब ब्लिजर्ड सिटी चले गए। लड़ोगे या नहीं? ली ग्वांगचियाओ अब जांग यी की इंटेंशन से थोड़ा कंफ्यूज्ड था। जांग यी मुस्कुराया। लड़ना जरूरी है, पर लड़ाई डायलेक्टिकली और प्लान के साथ। अरे बस करो, ऑफिशियल लैंग्वेज में मैं तुमसे अच्छा बोलता हूं। जांग यी ने टेबल पर उंगलियां चलाईं, सोचा और कहा,
चिंता मत करो, डोंगहाई सिटी अब अंडरग्राउंड है तो हैरेसमेंट में हमें बड़ा नुकसान नहीं होगा। और अगर जवाबी हमला करना है तो पूरी तैयारी करनी होगी। थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें एक परफेक्ट आंसर दूंगा। जांग यी अपने अलाइज से भी असली प्लान्स छिपाता था। सबको लगता था कि वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो पूरे वुलवान एम्पायर को खत्म करने की सोच रहा है। ली ग्वांगशियाओ को शांत करने के बाद जांग यी ने उसे कोस्टल इंटेलिजेंस भेजने का ऑर्डर दिया। फिर दंग शेंटोंग को भी आदेश दिया कि वो अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क से कोस्ट की जानकारी जुटाए। ये डबल इंश्योरेंस था जिससे वो ज्यादा निश्चिंत हुआ। जांग यी ने आराम से ब्रेकफास्ट खत्म किया, तभी बैली चांगचिंग आया। कैप्टन, फैक्ट्री जो आपने बनाने को कहा था पूरी हो गई, रिव्यू कीजिए। जांग यी हैरान हुआ, इतनी जल्दी? मैंने सोचा था 3-5 दिन लगेंगे। बैली चांगचिंग मुस्कुराया, मैंने कहा था कि ये आपका ऑर्डर है तो ब्लिजर्ड सिटी के सब लोग मदद को आ गए। मटेरियल एयरपोर्ट और वेयरहाउस से सीधा लाकर साइट पर एलियंस ने असेंबल और वेल्ड किया। रात भर काम करके पूरा कर दिया। जांग यी को बस एक कॉन्फिडेंशियल अंदरूनी जगह चाहिए थी, तो क्राफ्ट्समैनशिप की हाई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन बैली की स्पीड से वो बहुत खुश हुआ। रात भर बिजी रहे हो, थोड़ा रेस्ट करो। जांग यी ने कंधे पर हाथ रखकर यंगसिया से कहा, श्याओया, बैली ने अभी खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट तैयार करो। यंगसिया मुस्कुराई, ठीक है कैप्टन बैली, इंतजार कीजिए। बैली चंगचिंग शर्म से लाल होकर बोला, नहीं नहीं, मैं कुछ खा लूंगा। इतना पोलाइट क्यों? जांग यी ने उसे टेबल पर बैठाया। चलो पहले फैक्ट्री देख लेते हैं, देखना होगा कहां इंप्रूवमेंट हो सकती है। जल्दी करेंगे तो तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। कोई जल्दी नहीं। जांग यी ने टाइम देखा और सच में जल्दी की जरूरत नहीं थी। बैटलशिप को लेकर कोई रश नहीं था, अभी और भी बहुत कुछ करना था। बैली चांगचिंग के खाने के बाद जांग यी ने लू केरन को मैसेज भेजा, केरन, लिविंग रूम में आओ, तुम्हारे लिए बिग सरप्राइज है। लू केरन मू यन की शैडो स्पेस में वर्कर्स को और प्रोसेस कराने में लगी थी, पर खबर मिलते ही काम छोड़कर बाहर आई। लिविंग रूम में आते हुए उसके चेहरे पर कोल डस्ट लगा था। ग्लव्स उतारकर उसने पूछा, ब्रदर, सरप्राइज क्या है? जांग यी कुर्सी से उठा, चलो बाहर चलते हैं। उसने बैली चांगचिंग को इशारा किया और वो रास्ता दिखाने लगा। रिसेटलमेंट एरिया के वेस्ट में बनी मैसिव फैक्ट्री टियानहाई फोर्ट्रेस से निकलते ही दिख जाती थी। ये इतनी विशाल थी कि दोपहर में भी धूप को ढक देती। 500 मीटर ऊंची फैक्ट्री एक रात में बनना वाकई इंजीनियरिंग का कमाल था। जांग यी ने सोचा, एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों का ये युग सच में चमत्कारों का है। अरे ये क्या है, कितना बड़ा है? लू केरन ने आंखें ढककर कहा, आओ पास जाकर देखो। जांग यी ने डायमेंशनल पोर्टल खोला और उसे फैक्ट्री में ले गया। करीब से देखने पर बैली चंगचिंग की डिटेल पर ध्यान साफ दिख रहा था। डिसमेंटल्ड वेयरहाउसेज और एयरपोर्ट पार्ट्स से बनी ये फैक्ट्री पूरी तरह पेंटेड थी, साफ सुथरी लग रही थी। लेकिन जांग यी को तो बस टेम्पररी शेल्टर चाहिए था। अंदर फैक्ट्री खाली थी। लू केरन इधर उधर देखने लगी, ब्रदर, सरप्राइज कहां है? यही है सरप्राइज। जांग यी ने उसे फैक्ट्री के किनारे खींचा और डिमेंशनल पोर्टल खोला। अगले ही पल एक विशाल मेटेलिक बीस्ट धीरे धीरे पोर्टल से बाहर आया। लू केरन ने पहले कंफ्यूजन से देखा, फिर सुपर बैटलशिप को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतिहास के सबसे बड़े ह्यूमन इंडस्ट्रियल क्रिएशंस भी इसके 8% के बराबर नहीं थे। जब वो पूरी तरह फैक्ट्री में आ गया, लू केरन इतनी हैरान थी कि जैसे मुंह में अंडा आ सकता हो। जांग यी ने उसकी फनी एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए उसका ठुड्डी बंद की। आह! लू केरन होश में आई, आंखों में चमकते आंसू के साथ बोली, ब्रदर जांग यी, ये कमाल है। ये चीज तुम्हें कहां से मिली? जांग यी मुस्कुराया और अपनी उंगली हिलाई। तुम बहुत स्मार्ट हो, क्यों ना गेस करो? लू केरन की आंखें घूमी। ये ह्यूमन क्रिएशन नहीं हो सकता। अगर इस तरह का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यहन लोगों का रिलिक नहीं है, तो ये किसी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रेस का होगा। मुझे सिर्फ चंग युएन रेस पता है। जांग यी ने थम्स अप किया। स्मार्ट, ये मैंने चंग युएन से लिया है। लू केरन ने राहत की सांस ली। अगर वो सैकड़ों मीटर ऊंचे अल्ट्रा लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स मास प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इतना बड़ा वॉरशिप बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जांग यी ने वॉरशिप की तरफ इशारा करके कहा, यह चीज उड़ सकती है और धरती से बच सकती है। अमेजिंग है।
क्या हम फ्यूचर में आउटर स्पेस या डीप अंडरग्राउंड में सर्वाइवल बेस बनाने की प्लान नहीं कर रहे? ये चीज बहुत यूजफुल है। ये तुम्हारा काम आसान कर देगी। बस मॉडिफाई कर लो और जल्दी यूज हो सकती है। और मैं चाहता हूं कि तुम इसकी ऑपरेशन मास्टर कर सको। अगर हमें वुलुआन एम्पायर के हेडक्वार्टर्स पर अटैक करना है तो हमें सीज करनी पड़ सकती है। उनकी डिफेंसेस मजाक नहीं है। अगर हम इसे पावरफुल सीज वेपन की तरह यूज करें तो यह बहुत इफेक्टिव होगा। लू केरन ने बार बार सिर हिलाया। उसकी आंखों में तेज चमक थी और उसने जांग यी की आधी बातें सुनी भी नहीं। ये चीज उसके लिए वैसी ही थी जैसे किसी यंग पर्सन के लिए टॉप टियर सुपर कार होती है। ब्रदर, क्या मैं ऊपर जाकर देख सकती हूं? जांग यी ने हाथ फैलाए। एज यू विश। वहां कुछ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स हैं। इन्हें ह्यूमंस पर अटैक न करने के लिए रिप्रोग्राम किया गया है। मैं तुम्हें परमिशन दे सकता हूं ताकि ये तुम्हारे कमांड्स माने, जांग यी ने कहा और लू केरान को सीधे वॉरशिप पर ले गया। इस बेहिमत के सामने लू केरन इधर उधर देखने लगी, यहां तक कि एक गोल सिर गोल दिमाग मेंटेनेंस वर्कर को पकड़कर छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये तो हेवन है, उसने कहा, लगभग खुशी में जमीन पर लौटते हुए। मैं फूइंग ट्रूप्स को कहूंगा कि इस जगह को सख्ती से गार्ड करें। कोई पास नहीं आएगा या स्पाई नहीं करेगा। इस टाइम तुम अच्छे से स्टडी करो। तुम्हारा वर्क प्रेशर काफी हाई है। आखिर हम सीज के लिए आर्म्ड फोर्सेस में तुम पर बहुत डिपेंड करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम वेट कर सकते हैं। हमें ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले टास्क को तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से पूरा करना होगा। लू केरन ने जांग यी की तरफ लापरवाही से हाथ हिलाया। नो बिग डील ब्रदर, ये चीजें मेरे लिए अभी कोई बड़ी बात नहीं है। उसने डेक पर गोल सिर ईमानदार दिखने वाले मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को देखा और उत्साह से कहा, इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की हेल्प से मैं अपना काम बहुत जल्दी पूरा कर सकती हूं। उसे मशीन्स के साथ मिलकर काम करना उन्हें डायरेक्ट करने से ज्यादा पसंद था। आखिर उसे बस कमांड्स डालनी होती और वो बिना थके उसके हिसाब से काम करते रहते। लू केरन को इतना मोटिवेटेड देखकर जांग यी का मूड काफी अच्छा हो गया। अब सब रेडी है, बस ईस्ट विंड चाहिए। एक बार 6 डिस्ट्रिक्ट्स अग्री हो जाई तो मैं उनकी फोर्सेस और रिसोर्सेज इकट्ठी करूंगा और फिर मैं अपना रिवेंज शुरू करूंगा। जांग यी ने अपने हाथ पीछे बांधे और अंदर ही अंदर अपनी मुट्ठियां कस लीं। ईस्टर्न सी रीजन, डोंगहाई सिटी के बाहर, गहरे ओशन के नीचे एक बड़ा सा शैडो धीरे धीरे सरफेस की तरफ आया। वो एक विशाल शार्क थी, सैकड़ों मीटर लंबी, अजीब आकार की और नुकीले स्पाइक्स से ढकी हुई। जैसे ही वो ऊपर आई, उसकी आंखें दूर डोंगहाई सिटी पर टिक गईं। शहर खंडहर में बदल चुका था, उसकी दीवारें सुनामी से टूट चुकी थीं और अंदर कीचड़ भरा मैदान रह गया था। सिल्वर आर्मर्ड जनरल एनिमो इन वाटर्स में पेट्रोल कर रहा था, ह्यूमंस पर अटैक करने के लिए गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के ऑर्डर्स पर। कुछ दूरी पर उसकी पीठ पर बैटल आर्मर पहने एक लिजर्ड मैन लड़की बैठी थी, जो इक्विपमेंट से डोंगहाई सिटी के पास की स्थिति देख रही थी। सोल्जर्स और वर्कर्स खंडहर साफ कर रहे थे और काम की वेपन्स व इक्विपमेंट ढूंढ रहे थे। ह्यूमंस, तुम दिन दिहाड़े बाहर आने की हिम्मत करते हो? लड़की ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने नीचे एनिमो से कहा, इन्हें एक सबक सिखाओ। उसके विशाल शरीर से ठंडी हंसी की आवाज आई। उसने अचानक अपना खून से सना मुंह खोला और उसके अंदर एक बड़ा नीला वाटर बॉल पागलों की तरह घूमने लगा, जो आसपास का सी वाटर खींचकर और बड़ा हो रहा था। बूम! वो नीला वाटर बॉल अचानक फटा, डोंगहाई सिटी की तरफ भागते हुए अपने साथ अरबों टन सी वाटर ले गया और रास्ते में ऊंची लहरें खड़ी कर दी। कुछ ही पलों में डोंगहाई सिटी इलाके में जोरदार धमाका गूंज उठा। मलबा उड़ने लगा। पहले से टूटी हुई शहर की दीवार में एक बड़ा छेद बन गया। यह पक्का करने के बाद कि टारगेट एरिया में कोई जिंदा नहीं बचा, लड़की ने एनिमो से कहा, आज का ऑपरेशन यहीं खत्म। चलो मार्शल को रिपोर्ट दें। ओके। एनिमो समुद्र की गहराई में डूब गया और वो बेहीमत तेजी से दिशा बदलकर स्टार आइलैंड मिस्ट वैली की ओर तैरने लगा। उसी समय वुलुआन एम्पायर में जेंग लू, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, अपने बेटे की मौत से टूट चुका था और उदास था। वो बदला लेना चाहता था, पर उसे सील्ड लैंड में क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं था। उस इलाके की खास स्थिति के कारण कम्युनिकेशन असंभव था। वो बस अल्कोहल से खुद को सुन्न करता,
अपना दर्द थोड़े समय के लिए भुलाने के लिए। अल्कोहल, जो क्रॉप्स और फ्रूट जूस से फर्मेंट होकर बनने वाला आसान एनेस्थेटिक है, हर ह्यूमन रेस में एक पुरानी आदत बन चुका है। यहां तक कि पहाड़ी मंकीज भी फल फर्मेंट करके मजा लेते थे। लेकिन वुलुआन एम्पायर की ताकत के शिखर और स्तंभ होने के बावजूद उसकी ये हालत कई लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई। तो एक दिन वुलुआन एम्पायर के एम्परर सीयी अपने इंपीरियल चैरियट में उसके घर पहुंचे। जंगलू नशे में होने के बावजूद एम्परर का स्वागत करने खुद आया। दरवाजा खोलते ही उसने अपने भतीजे युवा एम्परर को देखा। योर मैजेस्टी। अंकल जंगलू, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। मुझे पोकोंग की स्थिति का पता है और ये मुझे गहरा दुख देता है। लेकिन वुलुआन एम्पायर के ग्रैंड मार्शल, तीनों आर्मीज के लीडर और एम्पायर के स्तंभ के रूप में ऐसे रहना एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए बेहद हानिकारक होगा। सीई ने हाथ हिलाया, उसकी क्लोक सरसराई। तुमने एक बेटा खोया है तो मैं तुम्हें बदले में और बेटे दूंगा। ये कहते ही उसके पीछे से 1 दर्जन फीमेल लिजर्डमैन आगे आईं। कुछ लंबी और मस्कुलर थीं, साफ तौर पर ट्रेन्ड, जबकि कुछ की स्किन गोरी और फिगर आकर्षक था। वे हर आकार और प्रकार की थीं। वहां सबसे सुंदर ब्यूटीज थीं और सबसे बेहतरीन फीमेल लिजर्डमैन वॉरियर्स।